आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जन्नत के पत्ते, जिसे निम्रा अहमद ने तहरीर किया है, इसका बाक़िया हिस्सा पढ़ते हैं। हाशिम फ़ोन पे अपने बेटे की बीमारी का जिक्र कर रहा था, मगर इसने कोई दिलचस्पी नहीं ली। होटल ग्रैंड का पैसा इसका ज़ाती न था, ज़ाती तो इसके पास कुछ नहीं था। और हाशिम सदा का जुआरी, अपनी सारी जमा पूंजी तो वो जुए में लुटा आता था। फिर वो क्यों इसकी मदद करे, अपने तई इसने बात खत्म कर दी। तभी आयशे का मैसेज आया। मैंने आने से पूछा था, वो कह रही है कि तुम सुबह फ्लाइट से इंडिया चले गए थे। वैसे इतने सारे लोगों से एक वक्त में इतने झूठ बोलते हुए तुम्हें कभी अफसोस नहीं होता? नहीं, उसने यक लफ्जी जवाब भेजकर एआरपी वाली सिम बंद कर दी। ये आयशे भी ना किसी दिन मरवाएगी इसे। अगले ही रोज उसने हाशिम को अदलार भेजा। वो उस वक्त तक दुकान पर खड़ा रहा जब तक आयशे नहीं आ गई। आयशे के आते ही हाशिम उससे मिला और उसने 6 चौखटों वाले पजल बॉक्स का ऑर्डर लिखवा दिया, और चौखटें भी वो जिन पर तुर्क के बजाय अंग्रेजी हुर्फ तहजी हों। साथ ही इसने अब्दुल रहमान को बताने से सख्ती से मना भी किया। वजह साफ थी, इसे वो पजल बॉक्स हया को देना था। जैसे वो अपने मालूमात और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स एक एजेंट से दूसरे को मुंतकिल करते थे कि कहीं किसी लॉकर में छोड़ दिया या रेशन कैन में, और बाद में किसी दूसरे एजेंट ने इसे आकर उठा लिया ताकि किसी एजेंट को मालूम ना हो सके कि इसका दूसरा साथी कौन है, और पकड़े जाने की सूरत में वो अपने साथी के लिए खतरा ना बने। इसने भी अपनी असलियत बताने के लिए किसी ऐसे ही ट्रेजर हंट का सोचा था। खुद आमने सामने वो कभी नहीं बताएगा। इसकी बीवी को इसको समझ कर इसे खुद ढूंढना चाहिए। नहीं, वो इसे आजमा नहीं रहा था, वो तो बस अपने अंदाज में बात पहुंचा रहा था। हाँ, मगर जब वो पज़ल बॉक्स इस तक पहुँचेगा और बिलफ़र्ज़ किसी तरह उसने अदलार तक इस बॉक्स के बनाने वाले को ट्रेस कर भी लिया, तो वहाँ से वो महज़ इतना जान पाएगी कि ये काम अब्दुल रहमान के अलावा किसी का भी हो सकता है। बस इसमें अब्दुल रहमान मुलव्वस नहीं है या उसको तलाश करे, ये वो चाहता था, मगर वो इसकी जासूसी करे, ये वो हरगिज़ नहीं चाहता था। अगले चंद रोज़ खैरी से गुज़र गए। वो डीएक्टिवेट होकर बस घर और रेस्टोरेंट तक महदूद हो गया था। इन्हीं दिनों इसे इस लड़की का ख्याल बार-बार आता जो इसने सबांजी में देखी थी। वो उसको पहले भी देख चुका था। इसे याद था कि पिछले साल सबांजी के कुछ स्टूडेंट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत होटल ग्रैंड आए थे और चंद हफ्ते तो उन्होंने वहाँ काम किया था। उसने कंप्यूटर में सारा डाटा खोला और एक-एक एंट्री को चेक करते बिला आखिर वो इसे मिल गई। हाले नूर चोलोग्लो, रूमी फॉर्म की एक कारकुन। इसका फील्ड रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा था। वो इसकी एम्प्लॉयी थी और अपने हर एम्प्लॉयी का सारा बायोडाटा वो अपने पास रखता था। अपने हर मुलाजिम को पहचानता था, मगर इसके हर मुलाजिम ने इसे नहीं देख रखा था। वो होटल मालिकान की तरह प्राइवेट लिफ्ट इस्तेमाल करता था और निचले ओहदों पर काम करने वाले मुलाजिमों की इससे कोई मुलाकात ना थी। और एंट्रीज से कहाँ इसका राब्ता हो पाता था। इंटरनीज जो बिल्कुल नए होते हैं। फिर भी शायद यूं ही आते जाते इस लड़की ने इसे देख रखा हो। वो इसी ड्रोम ब्लॉक से निकल रही थी जो हया का था। हो सकता है वो वहाँ किसी काम से आई हो और इसका अपना ब्लॉक कोई और हो और इसका हया से कोई राब्ता ना हो, और इसने कभी ग्रैंड होटल के ओनर को ना देख रखा हो। मगर फिर भी आइंदा वो सबांजी जाते हुए एहतियात करेगा, वरना दुनिया वाकई बहुत छोटी थी। चंद दिन बाद एक सुबह जब वो बर्गर किंग के किचन में काम कर रहा था, तो एकदम से इसकी सर की पुष्ट में शदीद दर्द उठने लगा। ये दर्द इसे बहुत चिड़चिड़ा भी बना देता था, सारा मूड खराब हो जाता। अब भी यही हुआ। वो तलखी भरे अंदाज में जोर से खटखट गोश्त काट रहा था। पिछले एक हफ्ते से कब्जा माफिया के कुछ लोग उसे तंग कर रहे थे। रेस्टोरेंट की लीज का मामला था और पाशा बे के साथ इनकी कोई तलखी हो चुकी थी। ऐसे में इसे अपने रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना था, मगर इससे कबल वो कोई ठोस वाक़या ऐसा सोच चाहता था कि जिससे इसका केस आसान हो जाए। इरादा था कि आज से पैर में अपने आदमी उसी रेस्टोरेंट में तोड़-फोड़ करवा कर सिक्योरिटी क्लेम और इंश्योरेंस क्लेम दोनों हासिल कर लेंगे। ऐसे वक़्त में इसे मौके से हट जाना चाहिए। वो ये सब सोच ही रहा था कि हया और डीजे आ गईं। वो टॉप कॉपी जाना चाहती थी। थोड़ी-सी पसोपेश के बाद वो इनके साथ चल पड़ा। सर का दर्द बुखार में तब्दील होता गया, मगर वो इनका साथ देता रहा। फिर डीजे को भी सर दर्द की शिकायत हो गई। वो वापस जाना चाहती थी। इसके जाने के बाद वो दोनों टॉप कपी के आखिरी बरामदे में आ बैठे। आया ने इससे कहा भी कि वो वापस चला जाए, मगर भी रेस्टोरेंट पे सेग्ड सॉल्ट होना था। अभी वो वापस कैसे जाता था? अलबत्ता सर के बाइस वो है कि शाल
तान कर लेट गया। इसे नींद वैसे भी मुश्किल से ही आती थी, फिर भी एक पब्लिक प्लेस पे वो कैसे सो सकता था। बस यूं ही लेटा रहा। तभी इसने महसूस किया कि इससे जीने नीचे बैठी है ने गर्दन मोड़कर उसे देखा है, शायद ये जानने के लिए कि वो सो रहा है या नहीं। वो जरा सा खटक गया। इसने आंखों से बाजू तिरछा करके देखा हया की जहान की तरफ पुछती। इसने जरा गर्दन उठा के देखा तो वो मोबाइल पे किसी को मैसेज कर रही थी। ऊपर इंडिया का नंबर नजर आ रहा था। इसी का नंबर। वो पैगाम तो नहीं देख सका, लेकिन ये वही नंबर था जिससे चंद रोज कबल इसने हया को मैसेज किया था। एआरपी तो इसका पीछा छोड़ चुका था, फिर ये क्यों इससे राब्ता कर रही थी। इसे थोड़ा अजीब सा लगा, बुरा नहीं लगा लेकिन अच्छा भी नहीं लगा था। चंद मिनट ठहर कर इसने बाएं हाथ से जीन्स की जेब से अपना सेल फोन निकाला। हया इसके दाएं जानिब एक जीना नीचे बैठी थी, वो नहीं देख सकती थी। इसने इसी तरह लेटे लेटे इंडियन सिम ऑन की और फिर एक्सचेंज रेस्टोरेंट का नंबर डायल किया। वो जानता था कि वो इसके सामने बात नहीं करेगी और वो वाकई वो कॉल आते ही उठकर मुंडेर तक चली गई। वहीं शॉल गर्दन से ऊपर तक लिए, आंखों पर बाजू रखे, वो हैंड्स फ्री से इससे बात करता रहा है। अगर इस सारा वक्त में उसे देख रही होती तब भी जानना पाती कि इसके लब हिल रहे हैं। और उसने फोन क्यों किया? वो चाहती थी कि अब्दुल रहमान इसके कजन की मदद करे। इसकी बात सुनकर जहान बेअख्तियार हंस पड़ा। मदद का वादा करके इसने फोन बंद कर दिया। हया वापस आकर बैठ गई, कुछ मुस्तरद सी थी। खैर, प्लान के मुताबिक इस रेस्टोरेंट से कॉल आने लगी। इन्हें जाना पड़ा। जब वो वापस रेस्टोरेंट पहुंचे तो तोड़ फोड़ देखकर उसे एहसास हुआ हया इसे अब्दुल रहमान की हरकत समझ रही थी। इसके चेहरे के तासुरात कुछ ऐसे ही थे। चलो, ये भी ठीक था। इसे सबक मिल गया होगा कि अपने मसाइल हल करवाने के लिए दूसरों का रुख कभी नहीं करते। वो दोबारा फिर सबांजी नहीं गया। बाहर के दिन शुरू हुए तो पूरा इस्तांबुल महकने लगा। ऐसे ही एक दिन वो घर पहुंचा तो हया आई हुई थी, मगर अकेली नहीं थी। इसके साथ 3 लड़कियां थी और उन 3 लड़कियों ने हाले नूर को देखकर इसका लम्हे भर को सांस रुकी गया। सलाम का जवाब देकर हाले नूर ने बगौर इसको देखा। वो बिना मजीद कुछ कहे किचन में चला आया। वो लड़की जिसका ताल्लुक होटल ग्रैंड से रह चुका था, इसको इस घर में ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए था। अब इनको कैसे निकाले यहाँ से? बड़ी मुसीबत से बेहतर छोटी मुसीबत होती है। इसने छोटी मुसीबत ले ली। इसने तुर्क में वो तकलीफ दे अल्फाज कहे कि मम्मी तो शॉक रह गई, मगर वो लड़की भी चौंक गई। लाउंज तक किचन की सारी बातें सुनाई दे रही थी। 5 मिनट भी नहीं गुजरे और वो चारों वहां से उठकर चली गई। ये क्या बदतमीजी थी जहान? मम्मी अभी तक शशतर थी। वो स्कार्फ वाली लड़की मुझे किसी और हवाले से जानती थी। अगर मेरी बीवी की वजह से मेरे कवर को नुकसान पहुंचा तो मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। मम्मी ओह, वो खामोश हो गई मगर खुश नहीं थी। इसने सोचा था वो फिर हया से माजरत कर लेगा जैसे कि हमेशा होता था, लेकिन मौका मिलने से कबल ही वो अनकरा चला गया। वहां कुछ काम था और जिस दिन वो वापस आ रहा था इस एयरपोर्ट पे हया का मैसेज मिला। डीजे टैक्सिम फर्स्ट एड में थी। इसे ब्रेन हैमरेज हुआ था। वहीं एयरपोर्ट से इसने टैक्सिम फर्स्ट एड में अपने एक जानने वाले को फोन किया। क्या डीजे का बेरी एन्यूरिज्म फटा था? इसने जल्दी से हिसाब लगाया था। उसका मतलब था कि इसके पास सिर्फ चंद ही घंटे थे। इसे याद आया वो टप कपी में भी सर दर्द की शिकायत कर रही थी। वो पुराने चेहरे वाले एयरपोर्ट सभ्या गोरचन हवालानी से आया था। सो यूरोप इस्तांबुल पहुंचते ही वो सीधा टैक्सी में आया और वहां से हया के पास। इसके हिसाब करता घंटे खत्म होने को थे। किसी भी वक्त वो डीजे की मौत की खबर दे देंगे। फिर बॉडी क्लियरेंस करवाने में वक्त लगेगा। बॉडी पाकिस्तान जाएगी, जाहिर है हया भी साथ ही जाएगी। यानी 2-3 दिन तो कहीं नहीं गए। और मौत की खबर सुनने के बाद तो वो कुछ नहीं खाएगी। हकीकत पसंदी से तजदिया करते हुए इसे सिर्फ हया की फिक्र थी। वो जल्दी से कैंटीन गया और उसके लिए सैंडविच ले आया। इतना में डॉक्टर बाहर आ गया और खबर भी बाहर आ गई। फिर भी ये खबर उसने हया को तब दी जब वो थोड़ा सैंडविच खा चुकी थी। और काश वो आखिरी बंदा होता जो उसे ये खबर देता। वो 2-3 दिन बहुत तकलीफ देते। इसे डीजे की मौत का बहुत अफसोस था, लेकिन अपनी जॉब के दौरान इतने लोगों के अपने सामने मरते देखा था कि डॉक्टर्स की तरह वो भी जरा इम्यून हो चुका था। मगर हया को रोते देखकर इसे तकलीफ हो रही थी। वो जो समझता था कि जेल के इन तारीख दिनों ने इसके अंदर सारी हिस्सियात को निगल लिया है, तो शायद वो गलत था। उसे तकलीफ हो रही थी बहुत ज्यादा, डीजे की मौत से भी ज्यादा। बॉडी क्लियरेंस मिलने से कबल वो हया के हमरा सामांजी गया था। हाले नूर समेत रेस्टोरेंट्स की अक्सर स्प्रिंग ब्रेक पे जा चुकी थी। डीजे की चीजें इसने हया के साथ ही पैक करवाई थी। इसके रजिस्टर इकट्ठे करते हुए वो भीगी आंखों में कह रही थी कि डीजे अपने नोट्स या रजिस्टर फोटोकॉपियर पे भूल जाती थी, इसलिए वो फोटोकॉपियर तक गया ताकि अगर इसका कुछ रह गया हो तो वो भी उठा लाए। मगर जब उधर रख के डीजे के रजिस्टर का पहला सफा इसने पलटाया तो इस पर बुड़बुड़ा के यूरेन फ्लास पर हर हराक्लीटस का एक कॉल लिखा था। इनटू द सेम रिवर नो मैन कैन एंटर ट्वाइस हरक्यूलेटस।
وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر رجسٹر ادھر ہی چھوڑ کر واپس آ گیا۔ اس وقت ذہنی طور پر اتنی ڈسٹرب تھی کہ اس کو کچھ پوچھنے کا ہوش ہی نہیں تھا۔ بعد میں وہ واپس آ کر یہ رجسٹر لے لے گی تو اس کال کو ضرور پڑے گی، وہ اسے اپنے پزل باکس پہ پہلی کے طور پر لکھ سکتا تھا۔ بی جے فلسفے کی طالبہ تھی تو شاید حیا بھی اسی فلسفی کے پس منظر سے واقف ہو۔ شاید ممی کے مجبور کرنے پہ وہ اپنے کنٹرولر سے اجازت لے کر حیا کے ساتھ پاکستان آ گیا، وہی موقع جس سے وہ بھاگتا تھا بالآخر سامنے آ ہی گیا، مگر صرف حیا کے لیے اس نے یہ کر لیا۔ اپنے ماموں کے سامنے آج بھی وہ خود کو کمزور محسوس کرتا تھا، ان کی باتیں سننا، ان کے تیور برداشت کرنا، وہ کچھ بھی تو نہیں بھولا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ حیا تو سیدھی اپنی ممی کے ساتھ ڈی جے کے گھر چلی گئی، وہ سلیمان ماموں سے ملا، وہ کچھ دیر حیا وغیرہ کے لاؤنج میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ ماموں ذرا رکھائی سے بولے تھے، سرد انداز ٹھیک ہے، وہ بھی تو اسی طرح ملا تھا۔ سبین ٹھیک ہے، اسے بھی لے آتے، ابا کی وجہ سے نہیں آ سکتی تھی وہ۔ اچھا، اور خاموشی، بس اسی طرح کی کچھ باتیں کر کے ملازمہ نے اسے اس کا کمرہ دکھایا، وہ نیچے والا ایک کمرہ تھا۔ اس نے پوچھا کہ اگر کوئی اوپر والا کمرہ مل جائے تو ملازمہ نے فوراً اس کا سامان اوپر والے گیسٹ روم میں رکھ دیا۔ وہ کسی کے بھی گھر میں رہتا، ہمیشہ اوپر والی منزل پہ ٹھہرتا، اوپر سے نیچے گھر کا جائزہ لینا آسان ہوتا ہے۔ آپ کا پینیو آپ کا پینوراما وسیع ہے، فرار کا راستہ بھی مل جاتا ہے، آس پاس کے گھروں پہ نظر رکھنا بھی سہل ہوتا ہے۔ دوپہر میں وہ سو نہیں سکا، بس ٹیرس سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، مسجد کدھر ہے، کالونی سے نکلنے کے راستے، سیکٹر کے مرکز کی سیم۔ دوپہر میں حیا اور اس کی امی واپس آ گئی، اس نے کھڑکی سے دیکھا تھا حیا بیمار لگ رہی تھی، مگر وہ اس طرح جا کر پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ شام میں ذرا دیر کو آنکھ لگی تھی کہ حیا کی امی فاطمہ ممانی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرقان ماموں وغیرہ آئے تھے نیچے، میں آ رہا ہوں بس فریش ہو کر۔ اوکے اچھا، وہ رکی، نور بانو بتا رہی تھی کہ آپ کو نیچے والا کمرہ پسند نہیں آیا، یہ ٹھیک ہے جی، اس نے تردید کیے بغیر بس اس بات میں سر ہلایا، وہ تو ایسا ہی تھا، مگر فاطمہ وانی کو شاید کچھ اچھمبا سا ہوا تھا، مگر بولی کچھ نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے بنا چاپ کے نکلا تو ابھی سیڑھیوں کے گول چکر کے اوپر تھا جب لا ان سے ملاقہ کچن کی آدھی کھلی دیوار کے پار فاطمہ وانی حیا سے بات کرتی نظر آئیں۔ انہوں نے دانستہ طور پر رک کر سنا، یہ سبین کا بیٹا ذرا پراؤڈ نہیں ہے؟ چلو جی، پہلے اس کا باپ مغرور تھا، وہ بھی مغرور ہو گیا، جو اپنی مرضی سے رہنا چاہے وہ مغرور ہو گیا، تو مغرور نہیں تھا، اسے تو کسی چیز کا غرور نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس کے بارے میں ایسے اندازے قائم کر رہے تھے۔ نہیں، وہ شروع میں ایسا ہی رہتا ہے، حیا کہہ رہی تھی، اور بعد میں بھی ایسا ہی رہتا ہے۔ اس شروع اور بعد کے درمیان میں کبھی کبھی نارمل ہو جاتا ہے۔ سیڑھیوں کے وسط میں دیوار پہ لمبا سا آئینہ آویزا تھا جس میں وہ دونوں نظر آ رہی تھی، اور وہ الفاظ کہتے ہوئے حیا کا چہرہ سب پاٹ تھا۔ اسے برا لگا، مگر پتہ نہیں کیوں اب وہ اس کو مارجن دینے لگ گیا تھا۔ ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ لان میں مامو فرقان اور سائمہ مانی آئی ہوئی تھی۔ جب وہ چلتا ہوا لان کے دہانے تک آیا تو وہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں عزت سے جی سکو گے؟ کبھی نہیں، تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے۔ وہ آوازیں آج بھی اس کے ساتھ تھیں۔ وہ لوگ بہت عزت سے اب اس سے مل رہے تھے، سلام دعا، ممی کا حال، گلے شکوے۔ تمہارا باپ تمہارے نام پہ ایک شرمناک دھبا ہے، تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے۔ تمہارے باپ کا نام تمہارا سر ہمیشہ سر سے جھکاتا رہے گا۔ وہ ان کے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور یہ سوچے اسے تنگ کر رہی تھی۔ فاطمہ مانی اس سے چائے کا پوچھ رہی تھی۔ اس نے وہی کہا جو ایک ترک لڑکے کو کہنا چاہیے، ایپل ٹی۔ تم کتوں کی طرح زندگی گزارو گے، کبھی عزت اور وقار سے اپنے ملک کا رخ نہیں کر سکو گے۔ وہ اب اس سے اس کی جاب اور دوسری مصروفیات کا پوچھ رہے تھے اور الفاظ اس کے ذہن میں بار بار گھوم رہے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے جواب دیتا رہا۔ حیا اس سارے وقت میں لا تعلق سی بیٹھی رہی، بس ایک دو دفعہ بولی، مگر وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ الگ بات تھی کہ اپنی تئی جہان اسے نظر انداز نہیں کر رہا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے خاموش اور ریزرو سا تھا، البتہ اپنے ماموں کے لیے اس کے دل میں نرم گوشہ نہیں تھا، نہیں تھا وہ اعلیٰ ظرف۔ جن باتوں نے اسے اور اس کی ممی کو ایک عرصے ڈسٹرب رکھا، ان کے کہنے والے تو بڑے مزے سے اپنی زندگی میں مگن تھے۔ کسی کو کوئی غرض نہیں تھی کہ سبیر سکندر اور جہان سکندر کا کیا بنا، کیونکہ ان کے ناموں کے ساتھ سکندر لگتا تھا۔ وہ پہلی ملاقات میں ان سے کوئی بات نہ کر سکا، اس سے ہوئی بھی نہیں۔ کچھ زخم بڑھنے میں کچھ وقت لگتا ہے اور اس کا وقت ابھی پورا نہیں ہوا تھا، چونکہ وہ ترک شہری کے طور پہ آیا تھا، اس لیے اس کی حرکات و سکنات اس کے کور کے مطابق تھیں۔ بھلے وہ انگریزی میں بات کرنا ہو، گھاس پر جوتوں سمیت نہ چلنا ہو، یا بنا جوتوں کے گھر میں داخل ہونا ہو، وہ وہی بنا رہا جو لوگ اسے سمجھتے تھے۔ اٹھنے سے قبل فرقان ماموں اپنے گھر آنے کی دعوت دے گئے۔ تم نے میری بات نہیں مانی، اب جب مدد چاہیے ہو تو میری طرف مت آنا۔ اف، وہ جملے، وہ آوازیں پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ سلیمان ماموں نے ان کے جاتے ہی
قطعیت سے کہہ دیا کہ اب حیا واپس نہیں جائے گی. اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، البتہ وہ جان گیا تھا کہ وہ واپس جانا چاہتی ہے، یہاں واپس تو اسے جانا ہی تھا. وہ کرے گا اس بارے میں کچھ بھی. اس پہلی ملاقات سے اس نے یہ اخذ کیا کہ فرقان ماموں کی باتیں اور طنزی انداز اس کی توقع کے عین مطابق ہی تھا. البتہ سلیمان ماموں یوں طنز نہیں کرتے تھے، بس اکڑے اکڑے سے رہتے تھے. وجہ شاید ان کا گزشتہ دفعہ استنبول کا دورہ تھا، جو ادلار میں ہونے کے باعث ان کے لیے جہانگیر نہیں آ سکا تھا، اور جب آیا تو تھوڑی ہی دیر ہی بیٹھ سکا. یہ وہ وقت تھا جب اس کے دل میں ان کے لیے موجود شکوے ختم نہیں ہوئے تھے، اور اب اپنے اکڑے رویے کے باعث سلیمان ماموں بھی بدظن ہو چکے تھے. وہ جانتا تھا اور ان کا رویہ اب بھی ویسا ہی تھا. حیا کے ساتھ پاکستان آنے یعنی ان کی بیٹی کا اتنا خیال رکھنے پر بھی وہ اس سے راضی نہ تھے. فرقان ماموں کی سے کوئی پرواہ نہ تھی، مگر سلیمان ماموں پتہ نہیں کیوں وہ ان کی پرواہ کرنے لگ گیا تھا. شاید اس لیے کہ پاکستان آ کر اس پہ ایک انکشاف بہت شدت سے ہوا تھا کہ وہ جو ہمیشہ میرے دونوں ماموں اور میرے ماموں نے ہمیشہ جیسے سیہوں میں سوچا تھا تو وہ غلط. وہ زمانے گئے جب دونوں ماموں ایک فریق تھے، اب وہ دو فریق تھے. سلیمان تو بڑے ماموں کی بہت عزت کرتے تھے، مگر ڈنر پہ فرقان ماموں اور سائمہ ماموں کی گفتگو سے یہ بات واضح تھی کہ اگر وہ حیا سے رشتہ توڑے گا تو وہ ہرگز ناخوش نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے اور سلیمان ماموں کے درمیان اب وہ پہلے والا ایک کا نہ تھا. اتنے برس ایک ساتھ رہنے کے باعث ہونے والی چھوٹی موٹی تلخیوں نے ان کے آپس کے رشتے میں بہت سی دراڑیں ڈال دی تھی. ہاں بظاہر سب ٹھیک تھا، سلیمان ماموں کی طرف سے بھی سب ٹھیک تھا، البتہ فرقان ماموں اور سائمہ ماما نے حیا کی زندگی میں آنے والی ہر تکلیف اس کے ساتھ نہیں ہوں گی. وہ جان گیا تھا، وہ بیٹھ کر تماشا دیکھنے والوں میں سے تھے. یہ بات کاش اسے پہلے پتہ چل جاتی، مگر کیسے چلتی؟ وہ اور ممی تو ابھی تک کئی سال پیچھے کھڑے تھے، اور اب اگر وہ فرقان ماموں کے اس برسوں پرانے رویے کی وجہ سے سلیمان سے تعلقات خراب کرتا ہے تو یہ ناانصافی تھی. اب جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ یہ شادی قائم رکھنا چاہتا ہے تو پھر اسے اپنا رویہ بھی ٹھیک کرنا ہوگا. جتنے دن وہ یہاں ہے وہ اس کی پوری کوشش کرے گا، اس نے خود سے عہد کیا تھا. اگلے روز زاہد ماموں کی بیٹی کی مہندی تھی. وہ ایسے ہی رج سے بھاگتا تھا، مگر یہاں اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بھی فنکشن اٹینڈ کرے. اس پہ مستاذ فاطمہ عمانی اس کے لیے کچھ کرتے کرتے وغیرہ لے آئی تھی. پیسے البتہ انہوں نے اس کے بہت اصرار پہ نہیں لیے تھے، اب وہ اس کو پہنانا چاہ رہی تھی اور اس کو پہننا ہی تھا. صبح حیا کمرے سے باہر نہیں آئی تھی. وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا، کچھ کہنا بھی نہیں تھا، بس اسے دیکھنا تھا. وہ شاید سو رہی تھی. سو بالآخر اس نے وہیں اوپر والے کمرے سے اسے کال کی. وہ اسے اس پزل باکس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، مگر مجال ہے وہ جو وہ لڑکی کسی کی پوری بات سنے. اس نے حسب محمد اس کو لعنت ملامت کر کے فون بند کر دیا. اب کیا کرے؟ خیر پزل باکس اس تک وہ پہنچا ہی دے گا کسی نہ کسی طرح. حماد نے تو سننے سے انکار کر دیا. معاف کرنا، مگر میں ان کی خوش اخلاقی سہ نہیں پاؤں گا. جو معاف رکھو بھائی. مگر وہ جانتا تھا کہ جب وہ اصرار کرے گا تو حماد کو مانتے ہی بنے گی، اور یہی ہوا. وہ مان گیا. بس یہ آخری دفعہ ہے، پھر نہیں. شام میں وہ پھر سے حیا کو ڈھونڈ رہا تھا. دونوں کی کوئی خاص بات نہیں ہو سکی تھی. پاکستان آ کر اب اس کے پاس یہی بہانہ تھا کہ وہ اس سے فلائٹ کا پوچھ لے. گریٹ. وہ اس سے یہی پوچھنے فرقان ماموں کے گھر آیا، اور اسے اس وقت وہ سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی. بہت سی لڑکیاں اچھے کپڑے پہنتی ہیں. اس کی چال کی بے نیازی کسی ملکہ کی طرح سہج سہج کر اترنا. وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، مگر ہاں یہی مگر ہر دفعہ آ جاتا تھا جس وقت وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی. وہاں آس پاس کتنے کزنس گھوم رہے تھے، سب کو اسے گاہے بگاہے دیکھ رہے تھے، اور یہی آ کر اس کی پیشانی پہ بل پڑ جایا کرتے تھے. وہ اس سے کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت جب وہ بات کرتے ہوئے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تو زاہد ماموں کی چھوٹی بیٹی سنا ان کی تصویر کھینچنے لگی. وہ جانتا تھا یہ لڑکی فوراً سے یہ تصویر فیس بک پہ لگا دے گی، اور اس سے ایسی بد احتیاطی وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا. سو سزانہ کو ذرا سا ڈانٹ دیا. اب وہ دوبارہ اس کی تصویر کھینچنے کا سوچے کی بھی نہیں، اور اس پہ معمولی اس کے کسی اور مقصد کے لیے کیے جانے والے عمل سے آخر میں ہرٹ آیا ہوئی تھی. مہندی کے فنکشن میں وہ فرقان ماموں کے ساتھ بیٹھا رہا. وہ ایک دفعہ بھی پھر وہی پرانے قصے لے کر بیٹھ گئے تھے. کسی طرح انہوں نے سبین کی مدد کرنا چاہیے، مگر کس طرح سبین نے مدد نہیں لی. وہ خاموشی سے سر ہلاتا رہا. کوئی اعتراض نہیں، کوئی اختلاف نہیں. کمانڈو ٹریننگ کے دوران ایک مرحلہ ایسا ہوا کرتا تھا جس پہ لڑکے ضبط ہار دیتے تھے. وہ تب ہارتے جب ٹرینر ان کے منہ پر تھوکتا. اس کے ایک دوست نے ایسے موقع پہ اپنے ٹرینر کو تماچا دے مارا تھا. سو اسی وقت اسے بتا دیا گیا تھا کہ وہ کمانڈو نہیں بن سکتا. جہان کے منہ پہ بھی آفیسر نے تھوکا تھا. وہ خاموشی سے کھڑا رہا. ایک دفعہ، دو دفعہ، کئی دفعہ تھوکا گیا. گالیاں دی گئی، مگر اس نے صبر نہ ہارا اور وہ پاس ہو گیا. اب بھی اس نے خود کو ایسے ہی پاس کر دیا تھا.
फंक्शन के दौरान बदमज़गी तब फैली जब एकदम से लाइट चली गई। इसके मामू के घर में लाइट का मसला कभी ना होता अगर जनरेटर जवाब ना दे देता। एकदम से धक्कम-पेरी मच गई। मैकेनिक का इंतज़ार, शोर अफ़रा-तफ़री, कोई खुद हाथ पैर हिलाने के लिए तैयार ना था। बस मैकेनिक आएगा तो ठीक कर लेगा। वो कुछ देर बैठा रहा, फिर इसे कोफ्त होने लगी। ये लोग दूसरों पे निसार क्यों करते हैं? अपने मसले खुद हल क्यों नहीं करते? वो उठा और चुपचाप जनरेटर का मुआयना करने लगा। ज़रा सा मसला था और तूफ़ान ऐसे मचा दिया सबने। 5 मिनट भी नहीं लगे उसे सब ठीक करने में और तब तक वो पूरे मजमे की तवज्जो पा चुका था। ये चीज़ ज़्यादा कोफ्त दिलाने वाली थी। वो हाथ धोने के बहाने जल्द ही अंदर चला गया। अलबत्ता वो जानता था कि सारा वक़्त हया बहुत मसरूर अंदाज़ में उसे देखती रही थी। वो जैसे इस पे फ़ख्र कर रही थी। बाद में सब मर्द लाउंज में बैठ गए तो वो भी वहीं बैठा रहा। लाशऊरी तौर पे वो हया का मुंतज़िर था कब वो आएगी, वो इसे देख सके। बहुत देर बाद वो नज़र आई। साथ में ज़ाहिद मामू की छोटी बेटी भी थी। वो दोनों किचन की तरफ जा रही थी। इसे अभी हया को देख लेने की ठीक से खुशी भी नहीं हुई थी कि इसने महसूस किया जब वो चलती हुई जा रही थी। सब कज़न उसे देख रहे थे। यहाँ तक कि तावर भी। उसे गुस्सा चढ़ा था इतना शदीद कि हद नहीं, मगर वो क्या कर सकता था? वो तो अपनी माँ तक पे कुछ इम्पोज़ नहीं कर सका था। कभी अपनी बीवी पे क्या करता? फिर एकदम से कहीं से ज़ाहिद मामू की बेटी जिसकी शादी थी तिनफिन करते और दावर के ऊँचा बोलने के सबब उसको सुनाकर बोली। वापस चली गई। वो वाक़ई शॉक्ड हो गया और कुछ पिछला गुस्सा भी था। वो एकदम से खड़ा हो गया। बाकी सब भी इसके पीछे बाहर आए। किसी ने अलबत्ता इस लड़की को नहीं टोका, किसी ने इसे नहीं डाँटा, किसी ने इसे वो बातें नहीं सुनाई जो उन्होंने कई बरस पहले इसकी माँ को सुनाई थी। तब भी फरकान मामू लोग उनके लाउंज में थे। तब भी वो यूँ ही बैठे थे और बाहर निकल गए थे, मगर अब निकलने से कभी किसी ने कुछ नहीं कहा था। क्या फ़र्क था दोनों वाक़यात में? मम्मी ने इनकी बेइज़्ज़ती नहीं की थी, वो गवाह था। महविश ने दावर की बल्कि सबकी बेइज़्ज़ती की, वो इसका भी गवाह था। फिर क्यों महविश को एक लफ्ज़ भी नहीं कहा गया? क्योंकि वो असर रसूख वाले बाप की बेटी थी, क्योंकि इसका बाप सामने बैठा था, क्योंकि इसका होने वाला शौहर बहुत अमीर कबीर था और मम्मी के पास इनमें से कुछ भी नहीं था उस वक़्त। और हाँ, ये इसका होने वाला शौहर, चलो वो भी देखिएगा कितने अरसे इसके अमीर होने का ढकोसला चलता है। जिस तरह इस लड़के का बड़ा भाई बार-बार अपनी दौलत की वजह बता रहा था, साफ ज़ाहिर क था कि वो एकदम से आई हुई ब्लैक मनी की सफाई दे रहे हैं, गधे। महविश की बदतमीज़ी के बाद जब सब खाना खाए बिना वहाँ से उठ आए, तो इसके ज़हन में सिर्फ़ यही था कि सुलेमान मामू ने खाना नहीं खाया। हाया ने बाहर आके खा लिया था, मगर मामू वो इनकी परवाह क्यों कर रहा था इतनी? पता नहीं, मगर जो भी हो मामू मामू थे। सोहया के साथ मिलकर इसने रात उसने सिर्फ़ सुलेमान मामू के लिए पास्ता बनाया था और यूँ इन दोनों के दरमियान सर्द मेहंदी की दीवार भी इस तरह ही पिघल गई थी। मामू हैरान थे, मगर ज़्यादा ज़ाहिर नहीं किया। वो इससे ख़फ़ा रहते थे। वो जानता था मगर अब शायद हालात बदल जाएँ, शायद। अगले रोज़ हम्माद की बहुत मिन्नत करके इसने वो बॉक्स हाया तक पहुँचा ही दिया। इसके अंदर जवाहिर के एक लॉकर की एक बारकोड स्लिप और अंदरूनी तिजोरी की चाबी थी। लॉकर अभी खाली था, मगर वो वापस जाते ही कुछ रिकॉर्ड करके इसमें रख देगा। इसने सब सोच रखा था बस इसके लिए और इस हाया को वापस ले जाना होगा लाज़िमन। इन चंद दिनों में इसके बाकी रिश्तेदारों से भी ताल्लुकात बेहतर हो गए। महवी की छोटी बहन से लेकर सुलेमान मामू तक अब कोई इससे नाराज़ ना था। जब वो बाद में अपनी जॉब के मुतालिक बताएगा तो इनको क्या रद्द-ए-अमल होगा, वो नहीं सोचना चाहता था। बात की बाद में देखी जाएगी, अभी तो इसे सब सेट रखना होगा। इस रात हया ने पज़ल बॉक्स उसे ही लाकर थमा दिया। पहले तो वो वाक़ई गड़बड़ा गया कि वो जान चुकी है और अब इसका हिसाब लेने आई थी, मगर नहीं, सिर्फ़ बॉक्स खुलने में मदद चाह रही थी, पागल लड़की। ये राज़दारी से रखने वाली चीज़ थी, वो क्या अब हर किसी से यूँ ही मदद माँगती फिरेगी? इसका इलाज करना ज़रूरी था, सो इसने फ़ौरन ही छुरा और हथौड़ा माँगा। हया ने घबराकर बॉक्स वापस ले लिया। चलो, उसको उसकी तोड़ कर दिखाने वाली ख्वाहिश ने तो उसका एहतराम कर लिया। ख्वाहिश का एहतराम तो था ही कि टूटे ना। अब इसके लॉकर से वीडियो निकालने के लिए ज़रूरी था कि वो वापस इस्तांबुल जाए। एक वक़्त था जब वो इसे रोकना चाहता था, मगर आज वो खुद सुलेमान मामू के पास गया था कि वो इन्हें समझाए। वो कमरे में अकेले थे, वो सामने कुर्सी पे बैठ गया, छोटी-छोटी बातों से आगाज़ किया। वो खामोशी से उसे सुनते रहे। तुम और क्या करते हो रेस्टोरेंट के अलावा? उन्होंने सादा-सा अंदाज़ में पूछा। वो ज़रा देर के लिए ठटका। वो कुछ जानते तो नहीं थे आर्मी के बारे में, वो नहीं जान सकते थे, मगर
कहीं अब्दुल रहमान पाशा वाले कवर के बारे में तो कुछ नहीं जानते थे, या शायद रुहेल ने अमेरिका वाली बात का जिक्र किया हो, मगर नहीं। वो इनकी तसल्ली करता गया पूरे एतमाद के साथ। फिर इसने हया की बात की और जब ये कहा कि अगर वो वापस नहीं जाएगी तो कभी डीजे के दुख से नहीं संभल पाएगी, तो सुलेमान मामू ने इसके चेहरे को गौर से देखते हुए इजाजत दे दी। इन्हें इसका हया के लिए फिक्रमंद होना अच्छा लगा था। सब ठीक जा रहा था, वो दोनों वापस आए तो इसका इरादा था कि वो कुछ दिन इसे अपने घर रुकने का कहेगा। आहिस्ता आहिस्ता वो इसका लॉकर ढूंढ लेगी और इससे पहले कि वो किसी दूसरे के मुंह से कुछ सुने, वो वीडियो से मिल जाएगी। फिर वो मिलकर कुछ फैसला करेंगे कि आगे जिंदगी उन्हें कैसे गुजारनी है। सब ठीक जा रहा था। पाकिस्तान से वापसी पे इसका सर का दर्द बढ़ता ही गया और इसके बायस से बुखार हो गया। पहले दिन तो हया चली गई, इसने कहा था वो कल आएगी। अभी वो सबांजी देखना चाहती थी, डीजे की वजह से यकीनन। जिस रात के लिए हया ने आने का कहा था, उस शाम से ही इसका सर दर्द नाकाबिले बर्दाश्त सूरत इख्तियार कर गया था। ऐसा लगता था अभी सर फट जाएगा। वो अपना काम खुद कर लेता था, मगर आज अरसे बाद इसने मम्मी से कहा कि वो उसे दूध गर्म करके ला दें और साथ ही नींद की गोली भी। मामा फौरन दोनों चीजें ले आई। जरा परेशान भी हो गई। इनको फिक्र न करने का कहकर इसने दवा ली और फिर लेट गया। हया आएगी तो वो उठ जाएगा, अभी थोड़ा सा सो ले। नींद में जाते हुए भी इसके अंदर मुतज़ाद सी जंग छिड़ी थी कि वो अपना एमआरआई फिर से करवाए या इस दर्द को नजरअंदाज करता रहे। वो किसी बुरी खबर से डरता था। इसका करियर, इसकी मंजिल, नकारा फौजी करार देकर रिटायरमेंट। रात का जाने कौन सा पहर था जब इसकी आंख मुसलसल बजती घंटी से खुली। इसने उठना चाहा तो सर बेहद वजनी हो रहा था। बामुश्किल वो कोनी का सहारा लेकर सीधा हुआ और फोन देखा। सफीर उस्मान। जब इसने फोन कान से लगाया तो इसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा छा रहा था, और जब इसने सफीर की बात सुनी तो जैसे जोर का चक्कर आया था। अभी भाई, एक लड़की का फ़ोन आया था। वो अपना नाम हया बता रही थी। वो कह रही थी कि उसे अगवा कर लिया गया है। वो रात शायद इसकी ज़िंदगी की तवील तरीन रात थी। इंडिया में रॉकी तहवील में गुज़री रातों से भी ज़्यादा तल्ख़, ज़्यादा तकलीफ़देह और ज़्यादा भयानक। उसे लगा था वो हया को खो चुका है, सिर्फ़ इसलिए कि वो इसकी निगरानी नहीं कर सका, वो इसकी हिफ़ाज़त नहीं कर सका। वो लोग उसे अगवा कर चुके थे सिर्फ़ इसलिए कि इस रात अब्दुल रहमान पाशा सो गया था। वो उसको ले गए थे। वो क्या करे? वो किधर जाए? वो क्या करेगा अब? वो बमुश्किल बिस्तर से उठा, चेहरे पे पानी डाला नहीं, बस जैकेट उठाई, पिस्तौल जेब में रखा, अपना खास चाकू जुराब के साथ बांधा और फोन हाथ में लिए बाहर भागा। गाड़ी से आते आते उसको चक्कर आ रहे थे। बाहर सर्दी थी, हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी, और अंधेरा। दुनिया जैसे बर्फ होकर खत्म हो रही थी और बर्फ का ढेर बन रही थी। वो रात बर्फ जैसी रात थी, सर्द और कोहर आलूद, सफेद और ठंडी। कार स्टार्ट करते हुए इसने सफीर को कॉल बैक किया। कुछ बताया था उसने? वो किधर है? बॉस्फोरस ब्रिज का था। मैं कॉल बैक कर रहा हूँ मगर कॉल नहीं जा रही। इसका नंबर रोमिंग पे है और बैलेंस खत्म हो गया होगा। मगर मसला ये था कि बॉस्फोरस ब्रिज भी तो दो थे। एक फर्स्ट बॉस्फोरस ब्रिज जिसको उर्फा में बॉस्फोरस ब्रिज कहा जाता, दूसरा सेकंड बॉस्फोरस ब्रिज जिसका नाम सुल्तान अहमद ब्रिज था। ये पल सुल्तान अहमद मस्जिद, नीली मस्जिद की पुश पर ही था। चूंकि है ने सफीर को पाकिस्तानी मोबाइल से कॉल की थी, इसलिए इसने सबसे पहले अपने ट्रेसर का स्टेटस चेक किया। वाकई सुल्तान अहमद ब्रिज के करीब में ही कहीं था। दूसरा ट्रेसर जवाब नहीं दे रहा था। वो समझ नहीं सका कि है ने इसे कॉल क्यों नहीं की। इसने उस्मान शब्बीर से मदद क्यों मांगी, मगर इससे क्यों नहीं? ना जहान से, ना अब्दुल रहमान से, क्यों? इनसे क्यों नहीं? लेकिन अब ये तो सानवी बातें थी। इसे जल्द से जल्द हया को इन लोगों के शिकंजे से निकालना था। वो जानता था कि वो कौन लोग होंगे। वो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स थे जो लड़कियों को वहाँ करते थे, और इस्तांबुल में इनके बहुत से गिरोह काम कर रहे थे। तुर्की इस शय के लिए खासा बदनाम था। रूस, यूक्रेन और मोल्दोवा की लड़कियां नौकरी के लालच में इधर लाई जाती और बेच दी जाती। फिर जबरदस्ती इनसे वाइल्ड स्लेवरी कराई जाती, यानी कॉल गर्ल्स बना दिया जाता, और उनसे पैसे वसूले जाते। जितना वो समझ पाया था, वो किसी शिप पे थी। वो लोग इसे कहीं दूर ले जा रहे थे। सुल्तान अहमद ब्रिज पर पहुंचकर इस बात की तस्दीक भी हो गई। एक शिप सामने ही था। इसका ट्रेसर भी वहीं का इशारा दे रहा था। वो वहीं थी। जहान पुल पे खड़ा था तो चंद कोस दूर थी वो। बर्फ की तरह ठंडी रात में वो इसके पास होते हुए भी बहुत दूर था। सुलेमान मामू से हया का ख्याल रखने का वादा भी ना निभा सका था। वो बेबसी की इंतहा थी। इसने फटते सर तनाव का शिकार साहब के साथ सोचने की कोशिश की, अब वो क्या करे? वो अकेला आदमी इनके किसी शिप पे हमला तो नहीं कर सकता। इसे पुलिस की मदद चाहिए थी, इसे फोर्स चाहिए थी। ऐसे लोग जो इसके कहे से आगे पीछे ना हटे, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। इसे सिर्फ हया को बचाना ही नहीं, बल्कि मीडिया और तफ्तीशी अफसरान की नजरों से उसको दूर भी रखना था। इस कोहरा लौदी अखबस्तर रात में वहीं खड़े खड़े इसने तमाम कॉन्टेक्ट इस्तेमाल किए। बेहद शदीद सर दर्द और बार बार लोली पड़ती बसारत के साथ वो पल पुल के उस पार खड़ा था। एक खौफो हिरास था उसके अंदर जो हर सू उसके साथ था। कहीं वो देर ना करते, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। बहुत अरसे बाद इसने खुद को इतना बेबस और मुस्तरब
महसूस किया था। वो अब्दुल रहमान पाशा था, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अब्दुल रहमान पाशा एक बहुत बड़े नाम के सिवा कुछ ना था। इस्तांबुल में खुफिया पुलिस की एक ब्रांच ट्रस्ट टीम कहलाती थी। सादा कपड़ों में सड़कों पर पेट्रोल करने वाले एहलकार थे, बहुत काबिल थे, और इनसे इसकी अच्छी शनासाई थी। एक ऑफिसर के लिए तो इसने कई काम भी कर दिए थे, सिर्फ इसलिए कि कल को वो इसके काम कर देगा। और वो वक्त आन पहुंचा था जब उसे एहसान का बदला उससे एहसान में चाहिए था। ट्रस्ट टीम का वो यूनिट जल्द ही उस जगह पे पहुंच गया। एक एक मिनट कीमती था। उन्होंने इलाके को घिर कर बारी बारी खामोशी से शिप पे उतरना शुरू कर दिया। चंद बंदे पकड़े और चंद को गिराया। किसी के सर पे पिस्तौल रखकर लड़कियों का पूछा, और फिर आखिर उनको वो राहदारी मिली गई जहाँ एक कमरे में लड़कियां बंद थी। वो इस कमरे का दरवाजा खोलकर दाखिल होने वालों में सबसे आगे था। अंदर एकदम रोशनी की गई। अंधेरे में बेहोश नीम जान पड़ी लड़कियां बहुत बुरी हालत में थी। वो तेजी से आगे बढ़ा और हया को ढूंढना चाहा। कई लड़कियों के चेहरे दाएं बाएं ढलके थे। जिसने एक एक चेहरे को मोड़कर देखा, हया कहीं भी नहीं थी। कैसे हो सकता था? ऑफिसर अपनी कार्रवाई कर रहे थे। वो कमरे से बाहर भागा। एक ऑफिसर उसके पीछे आया। वो पूछा था कि इसको लड़की मिली या नहीं। वो जवाब देने की पोजीशन में न था। बस इसने मोबाइल से ट्रेस चेक किया। वो आसपास ही थी, मगर किधर? शिप के एक बंदे को एक एहलकार ने अपने नरगे में ले रखा था। वो इंसान के बड़ों का पूछ रहा था। वो हकलाते हुए अंदर की तरफ जाती राहदारी का बताने लगा। जहान ने पूरी बात ना सुनी। वो उसी तरफ भागा। साथ ही इसने हया को कॉल मिलाई। हया का फोन रोमिंग पे था और कॉल नहीं जा सकती थी, क्योंकि बैलेंस खत्म था, मगर इसने सिस्टम हैक करके कॉल मिलाई। और ये सब तब हुआ जब वो और उसका साथी अफसर दौड़ते कदमों से राहदारी में भागते जा रहे थे। तभी इसने एक कमरे के पीछे से हया की चीखें सुनी। वो रुक गया। इस आवाज को वो अच्छे से पहचानता था। ये हया ही थी। इसका दिमाग गोल गोल घूमने लगा। वो दीवाना बाहर चीख रही थी। इसे लगा वो इसको खो चुका है, वो नाकाम हो चुका है, इसे महफूज नहीं रख सका, वो अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सका। मजीद वहां कुछ लोग और आ गए। दो ऑफिसर्स कमरे के दरवाजे के दर से अंदर धुएं पैदा करने वाले बम छोड़ने लगे। वो हर चीज से बेनियाज दरवाजे को जोर जोर से ठोकर मारने लगा। वो चीख रही थी। कमरे में यकीनन धुआं भर रहा होगा, और वो चीखे जा रही थी। एक मर्दाना आवाज भी सुनाई दे रही थी। जोरदार ठोकर के साथ दरवाजा खोला। वो लोग किसी सैलाब की तरह अंदर दाखिल हुए। ऐन इस वक्त इस आदमी ने इसकी बीवी को आतिशदान में फेंका था, और इसकी जिंदगी का सबसे तकलीफ दे मंजर था। कमरे में बहुत सा धुआं फैला था। वो बर्फ की रात नहीं थी, वो आग की रात थी। और वो कुर्सी पे बंधी, जख्मी, धक्का खाए गए बाजू के साथ आग के करीब वो मुंह गिरी हुई थी। इसके लिबास का दामन जल रहा था, मगर बाकी इसका लिबास ठीक था। एक ऑफिसर तेजी से इसके लिबास को बचाने लगा। जहान हया की तरफ नहीं गया। वो तेजी से इस पस्ता रूसी की तरफ बढ़ा जिसने इसकी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया था। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि वो इसकी बीवी को हाथ लगाए? सर दर्द, बुखार, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा एक जुनून था जो इस पर सवार हो गया। इसने इस रूसी को गर्दन से पकड़ा और फिर से धकेलते हुए इसका सर दीवार से दे मारा। रूसी ने जवाब ने इसी के सीने पे जोर से लात मारी। वो लम्बे भर को संभल न सका और फिर पीछे जा लगा। सर पे चोट लगी। पहले से मौजूद दर्द जैसे फटने के करीब था, मगर अगले ही पल वो दीवार नवार आगे बढ़ा और उसी को फिर से गर्दन से दबोचा। इसी जुनूनामेज अंदाज में वो इसका सर बार बार दीवार से मार रहा था। लहूलुहान हुए रूसी ने जवाबी हमला करने की कोशिश की, मगर वो नहीं रुका। अगर इसका दोस्त ऑफिसर उसको ना पकड़ता तो शायद वो इसे जान से मार चुका होता। बमुश्किल इन लोगों ने इन दोनों को छुड़ाया। अपने होठ से रिश्ता खून जैकेट की आस्तीन से साफ करते वो खुद को ऑफिसर की गिरफ्त से छुड़ाता हुआ तेजी से हया की जाने पड़ा। तब तक वो बेहोश हो चुकी थी। शायद इसने धुएं से भरे कमरे में भी इसे पहचान लिया हो। वो कि ये मुश्किल था, मगर ये वक्त ये बातें सोचने का नहीं था। वो अभी सिर्फ और सिर्फ इसकी खैरियत चाहता था। वो जख्मी की इसका खून नहीं निकल रहा था, मगर इसको जलाया गया था, दागा गया था। इसके सर पे गरम माया गिराया गया था। इसे जल्द 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 तिबी इमदाद चाहिए थी। अगर वो अब्दुल रहमान पाशा ना होता तो वो सिक्योरिटी ऑफिसर कभी भी बाजियाब होने वाली लड़कियों की तादाद 34 से 35 लिखने पे और उसे खामोशी से अपनी दोस्त को अपने साथ ले जाने की इजाजत ना देता। ट्रस्ट टीम ने इसके साथ ताउन किया था। अलबत्ता इसे पता था कि इस केस की मजीद तफ्तीश के लिए इसे बार बार बुलाया जाएगा। वो भला इसे सैकड़ों दफा बुलवा ले, मगर हया को नहीं। वो उसे इन सब से दूर करना चाहता था। वो इसके लिए यही कर सकता था। इस सब के बावजूद वो जानता था कि वो इस पे कोई एहसान नहीं कर रहा। ये सब इसी की वजह से हुआ था। इसने हाशिम को गिरफ्तार शुदगान में देखा था, और जैसे किसी ने इसके ऊपर दहकते कोयले डाल दिए थे। हाशिम जिसको इसने हया का ताक़ुब करने को कहा था, वो हाशिम इसकी बीवी को बेच आया था। ये सब इसका अपना कसूर था। इसने गलत आदमी पर भरोसा किया। इसने अपनी वजह से हया को इतना नुकसान उठाने पे मजबूर कर दिया। वही जिम्मेदार था इस सब का। अपने आप को मलामत करता वो हया को वहां से ले आया था। एक ही जगह थी जहां वो उसको ले जा सकता था। जहांगीर मम्मी के पास भी नहीं। मम्मी या किसी रिश्तेदार को कुछ पता लगेगा ये नहीं होना चाहिए था, चाहे वो मम्मी ही क्यों ना हो। अब बस एक ही जगह थी, ब्यूकदा आयशे गुल। वो इसे अस्पताल तक नहीं ले जाना चाहता था। अगर वो अस्पताल ले जाएगा तो सुबह तक पूरे अदलार को खबर हो जाएगी। अपने किसी आदमी पे ऐसे भरोसा ना था कि वो हया को किसी दूसरे के साथ अस्पताल भेज दे। वो इतना हर्ट और इतना परेशान था कि वो आखिरी जगह जहां से बात बाहर नहीं निकलेगी इसे अदलार में अपना ही घर लगी थी।
हाया के ज़ख्म ऐसे न थे कि इसे फौरी तबी इमदाद की ज़रूरत पड़ती, मरहम पट्टी तो खुद भी इसकी कर सकता था, मगर सारा मसला इसके बालों का था। अगर वो खराब हो गए तो वो सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर सकेगा। अभी जल्द अज़ जल्द इसके बालों से वैक्स उतारना थी। इस सिलसिले में आयशे इसके लिए कुछ कर सकती थी। आयशे को इन कामों को कोई तजुर्बा ना होगा, वो कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं थी, वो तो छोटी-सी लड़की थी, मगर वो एक बात जानता था, वो इस लड़की पे भरोसा कर सकता था। आगे आयशे कैसे हया के बाल ठीक कर सकती थी, आयशे का मसला था। खौफ और अचानक पड़ी फिदात इंसान का असल पोटेंशियल इसे सामने लाते हैं और वो इसी तरह के शदीद हालात में ऐसे काम कर जाता है जो आम जिंदगी में उसे लगता है कि उससे कभी नहीं हो पाएंगे। इस वक्त भी इसे आयशे से इसी पोटेंशियल की उम्मीद थी, वो अब्दुल रहमान के लिए कुछ ना कुछ कर लेगी। आयशे और बाहर इस रोज अकेली थी, आने कुछ रिश्तेदारों से मिलने शहर से बाहर गई थी। वो पिछले दरवाजे से घर में दाखिल हुआ था। इस बेहोश जख्मी लड़की को इसने बालाई मंजिल पर बने ऊपर पुरतैश से बेडरूम के साथ बेड पे लिटा दिया। तब भी वो बेहोश थी। वो नहीं जानती थी कि इसे कौन इधर लाया था इस बर्फ और आग की रात में। वो तेजी से जीने फलांगता नीचे आया और आयशे के कमरे का दरवाजा खटखटाया। धड़ 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 इसने दरवाजा पीट डाला। क्या हुआ? कौन? आयशे सर पे स्कार्फ लेती नींद से घबरा कर उठी और बाहर निकली तो इसे सामने देखकर हैरत से आंखें फैल गईं। तुम इंडिया से कब आए? और उसे तब याद आया कि अदलार वालों के लिए वो इंडिया ही में था। आज ही आया था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, ऊपर आओ। जीन्स और स्वेटर, रफुलिया, बिखरे बाल, ऐना गायब। ये वो अब्दुल रहमान तो नहीं था जिसे वो जानती थी, मगर जैसे कि इसने कहा, वो दोनों बहनें उठकर इसके साथ ऊपर आई। सारा मामला उनको समझाकर जहान ने जब मदद के लिए कहा तो आयशा दस से बेड पे पड़ी हया को देखने लगी। तुम इसे अस्पताल ले जाओ, यही ठीक रहेगा। मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा। नहीं, कल सुबह हम डॉक्टर घर पे बुला लेंगे, अभी मुझे सिर्फ इसके बाल बचाने हैं। तुम किसी तरह ये वैक्स उतार दो। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ये कर सकूंगी? तुम खुद ही तो कहती हो। आयशा गुल कभी कुछ नहीं कर सकती, इसने मलाल से कहते हुए बेहोश लड़की के चेहरे को देखा। वो अक्सर ये बात कह दिया करता था ताकि आयशा सब कुछ करना सीख जाए। प्लीज आयशा कुछ करो, मुझे किसी पे एतबार नहीं है। अगर तुम कुछ ना कर सकती होती तो मैं फेवर लेने तुम्हारे पास क्यों आता? वो इसके सामने खड़ा बहुत टूटे लहजे और सच्चे चेहरे के साथ कह रहा था, ओके हम कोशिश करते हैं। इसके अंदाज में कुछ था कि आयशा स्वेटर की आस्तीन पीछे चढ़ाती और खुनदा लड़की के सामने बैठी। बाहर अलबत्ता सोफे पे बैठी हथेलियों पे चेहरा गिराए गहरी सोच में गुम थी। कुछ भी करो मगर मुझे इसके बाल वापस चाहिए। वो सोफे पे बैठते हुए फिर से जैसे मिन्नत कर रहा था। इसके चेहरे पे जमानों का कर्ब तकलीफ रकम थी। इसके बाल बहुत खूबसूरत हैं और मुझे वो वापस चाहिए। क्या वो तुम्हें अच्छी लगती है? बाहर ने बहुत सोच कर सवाल किया। आयशा ने तादीबी नजरों से उसे घूरा, मगर जहान की तरफ मुतवज्जा थी। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से सरस्वात मिला हिलाया बहुत ज्यादा। और अगर इसके बाल खराब हो जाए तो तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी? बस बहुत हो गया बाहरी गुल। आयशा ने सख्ती से उसे टोका तो इसने मुंह बसोड़कर सर झटका। मुझे तब भी अच्छी लगेगी। कुछ देर बाद वो मजबूत लहजे में बोला तो बाहर ने नाक सुखेड़कर मुंह फेर लिया। इसे जैसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। आयशा अब इसके बालों को छू कर देख रही थी। वैक्स वैक्स खींचकर उतारी जाएगी तो बालों को नुकसान देगी, लेकिन इसने जहन पे जोर डालना चाहा। लेकिन अगर हम इसको पिघला कर उतारें तो ये उतर जाएगी, मगर स्कैल्प को जो नुकसान पहुंचा होगा वो। तुम स्कैल्प के जख्मों की फिक्र मत करो, ये सिर्फ वैक्स उतारो। हाँ, बाज दफा हाथ पे गरम गरम गिर जाती है, इतना नुकसान नहीं होता। जो भी जख्म है वो भर जाएंगे, मगर इसको कैसे पिघलाएं? वो बेबसी से बोली। आखिर कौन सी चीज जो वैक्स को घोल सकती है? आयशा जमे हुए वैक्स को हाथ से छूकर देखती सोच में पड़ गई। गर्म पानी। मगर आयशा ने नफी में सर हिलाया। हम इसके चेहरा बचाए बगैर गर्म पानी में नहीं डाल सकते। वैक्स इसको मांग पे गिरी है। हमें बहुत उबलता हुआ गर्म पानी चाहिए होगा, मगर इसके चेहरे को वो जला देगा। सिर्फ बालों पे कुछ लगाना होगा, फिर एकदम वो चौकी शैम्पू। हाँ, शैम्पू है जो वैक्स को घोल सकता है। शैम्पू बालों पर लगी चीजों को घोल सकता है। मगर वो जोर से कहती कहती रुकी। जहान और बाहर मुंतजर से देख रही थी। मगर मसला ये है कि अमूमन तमाम शैम्पू में वैक्स पहले से मौजूद होती है। हमें कोई ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करना होगा जिसके अज्जा में वैक्स शामिल ना हो। ऐसा कौन सा शैम्पू है जिसमें वैक्स मौजूद नहीं होती? सनसिल्क। वो एकदम से सर उठाकर बोला, सनसिल्क में वैक्स नहीं होती। तुम्हें कैसे पता? बाहर ने हैरानी से उसे देखा। जब मैं जेल में था तो वहां एक मरतबा बाथरूम में सनसिल्क की बोतल किस्मत से मुझे दी गई थी। मैंने इसके सारे अज़ा तरकीबी हिफ्ज कर ली थी। मुझे याद है इनमें वैक्स नहीं होती। तुम जेल में भी रह चुके हो? आयशा को जहाँ शौक लगा वहीं बाहर हमारे एक्साइटमेंट के उठकर बैठ गई। वाकई तुम जेल में भी रह चुके हो? वो बेहद मुतासिर हो चुकी थी। हाँ, बस एक दफा गलती से, बस एक रात के लिए। तुम जाओ सनसेट ले आओ, मैं स्टडी में हूँ। मुझसे ये सब देखा नहीं जाएगा। दुखते सर के साथ वो ठीक से बात भी नहीं बता पा रहा था। सोचकर स्टडी में जा बैठा और सिगरेट जला ली। वो आग और बर्फ की रात थी। ये ख्याल ही हया को नुकसान पहुंचा रहा था।
इसके सारे जिस्म को बर्फ की तरह ठंडा और मुर्दा कर देता था और फिर वो आग याद आ जाती जो इस लड़की ने सही थी। सब इसका कसूर था। इस आग और बर्फ की रात पे वही कसूरवार था। इसका दिल बुरी तरीके से दुखा था। अंदर आयशे जो बहुत मुस्तैदी से काम शुरू कर चुकी थी, सबसे पहले इसने टिश्यू रोल और बहुत सा टिश्यू अच्छे से हया के सर पे उस जगह लपेटा जहाँ वैक्स गिरी थी। फिर ऊपर से इसने हेयर ड्रायर चला दिया और तेज गर्म हवा टिश्यू से गुजर कर इसके बालों को छूने लगी। आयशा इसी तरह हया के सराहने कारपेट पर घुटनों के बल बैठी हेयर ड्रायर पकड़े इसके बालों के करीब आगे पीछे कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता टिश्यू तले जमी वैक्स पिघलकर टिश्यू में जब्स होने लगी। जैसे ही टिश्यू का वो ढेर गीला हो गया, बाहर ने जल्दी से इसे हया के बालों से उतार कर टुकड़ी में फेंका। तब तक आयशे नया रोल खोलकर हया के बालों पे लपेटने लगी। थोड़ी देर बाद वो टिश्यू बदल देती। बहुत सारा वैक्स यूं ही उतर गया, यहाँ तक कि वैक्स की आखिरी तह बालों पे जमी रह गई, जिससे बाल नजर आ रहे थे पतली मगर सबसे मुश्किल तय। इसके लिए इसने शैम्पू इस्तेमाल किया। तौलिए को इसकी गर्दन के पीछे फैलाकर अब्दुल रहमान का बैठ था और इस पर वो एक भी दाग बर्दाश्त नहीं करता था। इसने स्प्रे से हया के बालों को गीला करके नरमी से इनका ये शैम्पू का मसाज शुरू किया। अम्मी, दरमियान में एक दफा इसकी आंख खुली भी। शायद इसकी आंखों में पानी गिरा था। इसने फौरन बाहर को आहिस्ते से कहा, अब्दुल रहमान को कह कर आओ कि वो जाग गई है। आयशा के हाथ अभी जाग से भरे हया के बालों पे थे। बाहर सर हिलाकर तेजी से बाहर भागी। वो इसी तरह स्टडी में बैठा खिड़की से बाहर तारीख रात देखता। सिगरेट फूंक रहा था। बाहर भागकर इसके पास आई। वो उठ गई है, बस थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। अब क्या करें? इसके पुकारने पे वो चाका पर चंदा में खामोशी से इसका चेहरा देखा, फिर फौरन उठकर बाहर गया। इसका रुख एटिक की तरफ था। जब वापस आया तो इसके हाथ में एक स्लीप स्प्रे था। इसको इसके तकिए पे स्प्रे करके वो फिर से सो जाएगी। इसने स्प्रे बाहर को दिया। वो स्प्रे पकड़कर सर हिलाकर वापस अंदर आ गई। इसकी हिदायत के मुताबिक आयशा ने स्लीप स्प्रे हया के तकिए पे कर दिया। वो जो हल्की हल्की जागने लगी थी, फिर से खुनूती हुई चली गई। सुबह फजर से काबिल थोड़े बहुत जिया के बाद इसके बाल वापस अपनी हालत पे आ चुके थे। दूसरी तरफ वो भी वापस अपनी हालत पे आ चुका था। अलबत्ता इसने एक काम और किया था कि जो तस्वीर इसके पास हया की थी, वो इसने स्टडी के कंप्यूटर से प्रिंट आउट करके स्टडी की दीवारों पे आवेजा पेंटिंग इसके फ्रेम में असल पेंटिंग और शीशे के दरमियान लगा दी थी, ताकि यूं लगे कि वो तस्वीर ही फ्रेम की गई हैं। जब वो इधर रहेगी और किसी दिन इस कमरे में आकर ये देख लेगी, तो जान लेगी कि वो बुरा आदमी नहीं था और वो इसके बहुत से लम्हों में इसके साथ था और इसका ख्याल रखा करता था। सुबह तुम डॉक्टर को ले आना, बाकी सारे काम वो कर देगी। मगर एक बात, सुबह जब वो दोनों कमरे से निकली तो अपने मखसूस हुलिये में, सुर में मलबूस, बालों में जेल से पीछे की ऐनक लगाई, ब्रीफ केस उठाए वापस जाने के लिए तैयार खड़ा था। क्या तुम उसको नहीं बताओगी कि मैं यहाँ आया था? बाहर अगर तुमने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। ओके। मैं क्या कह रही हूँ? वो नरूठेपन से शाने उचकाकर बोली। जब बहारे मंजर से हटी तो इसने आयशा को मुखातिब किया, तुमने मुझे बड़ा फेवर दिया है, तुम इसके बदले मुझसे कुछ मांग सकती हो, मैं इनकार नहीं करूंगा। वो संजीदगी से बोला था। आयशा खुले दिल से मुस्कुराती, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जिंदगी में दोबारा कभी अगर तुम्हें किसी बड़े फेवर की जरूरत पड़े तो तुम मुझसे जरूर मांगो। बिल्कुल, मैं दोबारा भी मांगूंगा। वो क्या होगा मैं नहीं जानता, मगर जरूरत पड़ने पे मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। एक बात और। कदरे रुककर उसने कुछ बताना शुरू किया, जिसको सुनकर आयशा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो तुम्हारी बीवी है और वो तुम्हें किसी दूसरे नाम से जानती है। तुमने आने से क्यों कहा कि तुम इससे शादी करना चाहते हो? वो सच बोलने वाली लड़की एकदम शशदर रह गई थी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो किसी अमीर आदमी के लिए अपने शौहर को छोड़ सकती है। नहीं, ये इतना बड़ा मसला नहीं था। वो अब आयशा के सवालों से जान छुड़ाना चाह रहा था। अपनों को हर वक्त आजमाती नहीं है अब्दुल रहमान। जो भी है, तुम बाहर को ये सब मत बताना। मैं नहीं चाहता कि हया किसी और के मुंह से मेरे बारे में ये सब सुने। एक सूरत में वो कभी मेरा एतबार नहीं करेगी, मैं इसे सब खुद बता दूंगा। मगर कुछ वक्त बाद तुम बहुत झूठ बोलते हो। आयशा ने दुख से उसे देखा और जवाबन इसके तासुरात फिर से सपाट हो गए। पूरी रात जिस शख्स को आयशा ने देखा था वो चला गया था और पुराना अब्दुल रहमान वापस आ गया था, जिस थप्पड़ की बाबत अभी तक इससे खफा था। बस एक लम्हे में ही वो सारी रात के लिए बिना बिखरा बखरा सा अब्दुल रहमान गायब हो गया था। कोशिश करना कुछ दिन तुम्हारे पास ठहर जाए। वो मैं जा रहा हूँ, फोन करता रहूंगा, संजीदगी से कहकर वो पलट गया। आयशा मलाल से उसे जाता दिखती रही। अब इसे वही करना था जो वो कह रहा था। चूंकि इसे वापस अंडरग्राउंड हो जाना था, इसलिए अगले रोज इसने कॉल करके आयशा को बताया कि वापस इंडिया जा रहा है। हस्बे मामूल वो मान गई। अब वो नहीं चाहता था कि जितने दिन हया इसके घर में रहे उम्मतुल्लाह हबीब वापस आए।
ان کے ہوتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جائے گی کہ عبد الرحمان کی اصلیت جان جائے گی. وہ اچھی خاص صحیح لڑکی تھی, وہ اسے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. اگر کسی دوسرے کے منہ سے وہ سنے گی تو وہ اس کا اعتبار کھو دے گی. اس لیے بہتر تھا کہ جب تک وہ پزل باکس نہ کھولے تب تک وہ عبد الرحمان کی حقیقت سے بے خبر ہے. اس لیے اس نے آنے کے کچھ ذمے کام لگا دیے, ایسے کام جو چند دن انہیں مصروف مزید رکھیں گے. بس یہ چند دن ہی تو رہے گی حیا عائشہ کے گھر, پھر بلا آنے واپس آ جائیں. خیر تھی. تیسرے روز اس نے عائشہ کو ان کے نمبر سے کال کی. وہ حیا سے بات کرنا چاہتا تھا, وہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا. اس کے دل کو اس دن سے اب تک قرار نصیب نہیں ہوا تھا, مگر اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتی تھی وہ. اگر وہ اس میں خوش تھی تو ٹھیک ہے, اس نے کہلوا دیا کہ وہ ادلار نہیں آئے گا, وہ آرام سے ادھر رہے. اگر یہی حیا کے سکون کا باعث تھا تو ایسا ہی کرے گا. مگر ان دنوں بار بار اس رات کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتے اور اسے تکلیف دیتے تھے. حیا کے بازو پہ داغا WHO اور ساتھ ہی میں آخری سلاخ کے 2 حروف RE, جو جلدی سلاخ ہٹا لینے کے باعث ٹھیک سے داغے نہ جا سکے تھے اور آبلے سے بن گئے تھے. وہ منظر بہت اذیت رسا تھا. اگر وہ 2 حروف ٹھیک سے داغے دی جاتے تو وہ کتنا عرصہ اسے اذیت دیتے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا. ہاں ٹھیک ہے, سرجری سے وہ مٹ جاتے, مگر جب تک نہ مٹتے تب تک تو وہ اسے اذیت دیتے نا. کاش وہ ذرا پہلے پہنچ گیا ہوتا, کاش وہ اسے جلنے کی تکلیف سے بچا پاتا, کاش. ممی البتہ پریشان تھی کہ حیا کے کہنے کے باوجود کیوں نہیں آئی. اس صبح جب وہ گھر پہنچا تو ممی نہیں تھی. انہوں نے رات کو اسے جاتے نہیں دیکھا تھا, تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ رات کہاں رہا تھا. دوپہر میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو ممی نے بتایا کہ وہ حیا کے ہاسٹل گئی تھی. وہ ایک اسٹور نے بتایا کہ اسے اپنی میزبان فیملی کی طرف رکنا تھا. ان دونوں کے نمبرز بند آ رہے تھے. یہی بات مما کو پریشان کر رہی تھی. اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا, اس کو راز رکھنے آتے تھے. بس اس نے تسلی دی کہ فون خراب ہوگا, وہ فکر نہ کریں. البتہ عائشہ کو اس نے فون پہ تاکید کی کہ وہ حیا سے کہے کہ وہ اپنے گھر فون کر لے. اگلے روز اس نے واقعی فون کر لیا. اب سرکاری طور پر جہان سکندر کے ہاں اس کا نمبر آ گیا تھا, مگر وہ وہاں اس کو فون کرے یہ مناسب نہیں تھا. اس نے ہوٹل گرینڈ میں ایک بندے سے کہلوا کر حیا کے لیے نیا موبائل اور سم بھی دلوا دی تھی, اور ظاہر ہے یہ نمبر بھی اس کے پاس تھا. لیکن اگر جہان اس کو فون کرے تو اس کو نمبر کہاں سے ملا؟ جیسے سوال کی کوئی لاجیکل وضاحت نہ بنتی تھی. عبد الرحمان سے وہ بات کرنا چاہتی تھی, جہان اسے کال کر نہیں سکتا تھا. پھر وہ کیسے اس کی آواز سنے, کیسے اس سے بات کرے؟ میجر احمد, ہاں میجر احمد بھی تو ہے, وہ اسے کال کر سکتا تھا کیونکہ میجر احمد عموماً ہر بات جانتا ہوتا تھا. شاید تب وہ اس کی آواز سن سکے, اور یہ کوشش کامیاب رہی. کتنے دنوں بعد اس نے حیا کی آواز سنی تھی. وہ حسب معمول میجر احمد سے بیزار تھی, مگر یہ طے تھا کہ وہ اس پہ اعتبار کرتی تھی. تبھی وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ بلیک میلرز کو کیسے قابو کیا جاتا ہے, اسے کون بلیک میل کر رہا تھا. اس کا دھیان ہاشم کی طرف کیا. خیر اگر وہ عبد الرحمان پاشا تھا تو ہاشم کو کئی سال تک جیل سے باہر آنے نہیں دے گا. پھر اس نے اندھیرے میں تیر چلا کر اسے بتایا کہ پزل باکس کھول چکی ہے. تب وہ ہنس دیا, اس کا لاکر ابھی تک خالی تھا. جب اس نے ویڈیو رکھی ہی نہیں تو کیسا انکشاف. وہ تل ملا کر فون رکھنا چاہتی تھی, مگر وہ اس کو مزید سننا چاہتا تھا, یہاں تک کہ وہ سو گئی, مگر وہ اس کی خاموشی سنتا رہا. اس وقت اپنے ریسٹورنٹ کے کاؤنٹر پہ بیٹھا ریسپشنسٹ کے فرائض سر انجام دے رہا تھا. وہ اپنے کام نپٹا رہا تھا. دوسری جانب سے حیا کی سانس لینے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی رہی. ابھی آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ اسے لگا کہ اس کے نتنے گیلے ہو رہے. تکلیف کی لہر, ہلکی سی لہر اٹھی. سر کا وہی درد ہر چیز پہ چھن لگا. اس نے ہاتھ سے ناک کو چھوا. خون. پہلی دفعہ سر درد سے اس کی نکسیر پھوٹی تھی. باتھ روم میں جا کر بیسن کے سامنے ناک اور سر کو دھوتے ہوئے بھی اس نے فون اسپیکر آن رکھا. وہ سو رہی تھی اور وہ بیسن پہ ڈال سر جھکائے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا. 3 گھنٹے اور 20 منٹ کے بعد کال خود بخود کٹ گئی. چونکہ وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر کے کال کر رہا تھا, اس لیے وہ گھنٹے بھی کٹنے کے بجائے کافی دیر سے کٹی. موبائل بند کرتے ہوئے بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے. کہیں نہ کہیں کچھ غلط تھا. اگلی صبح حیا نے اسے اپنا نمبر بھیج دیا. اس نے نمبر ملتے ہی اسے فون کال کر لی. فون کیا کرنے کی کوئی بات نہ تھی, بس اب وہ اس سے بات کرتے رہنا چاہتا تھا. اگلے روز وہ صرف اس سے ملنے ادلار آیا. عائشہ نے اس سے کہہ دیا کہ جب وہ پورٹ پہ آئے تو بہارے کو ساتھ نہ لائے. عائشہ ظاہر نہیں کرے گی, مگر بہارے چھوٹی بچی ہی تو تھی, سو عائشہ نے ایسے ہی کیا. کھلی فضا میں کرسی پہ بیٹھے ناشتہ کرتے اس نے چند ایک بار گردنے کی کوشش کی, مگر ہم نہیں بتایا کہ عائشہ بہارے سے اس کی دوستی کیسے ہو, نہ ہی یہ کہ اس کے زخم کیسے آئے. وہ ابھی اس پہ اعتبار نہیں کرتی تھی. البتہ وہ دوبارہ سے اس کے فون کے بارے میں پوچھنے لگی تھی. گو کہ اس نے اسے 1-2 بار ہنٹ دیا تھا کہ وہ اسپیشل گفٹ اور اسپیشل سے مراد اسپیشل سروسز تھی, مگر وہ ابھی تک نہیں پوچھ پائی تھی. خود سے یوں ہی وہ نہیں بتائے گا, وہ پہلے خود پوچھے گی, تبھی وہ اسے ڈھونڈ پائے گا. البتہ وہ ذرا سا سنبھلا جب حیا نے کہا کہ اس کا چہرہ اپنے باس کے ذکر پہ چمکنے لگتا ہے. یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا.
अलबत् अपना मुल्क, अपनी जॉब सब बहुत ज्यादा था, मगर क्या इसकी सेहत से मजीद नौकरी करने की इजाजत देगी? यही वो उलझ जाता था। वहीं उसके साथ बैठे इसको मम्मी और आयशे दोनों के टेक्स्ट मौसूल हुए। सिर्फ मम्मी की मैसेज का इसने हया को बताया और आयशे का पैगाम पढ़कर वो सिर्फ मुस्कुराती, तुमने ठीक कहा था, इतने सारे लोग से एक वक्त में इतने सारे झूठ बोलते तुम्हें बिल्कुल अफसोस नहीं होता। अब तो मुझे यकीन हो चला है कि तुम कभी इंडिया गए ही नहीं थे, तुम इस्तांबुल में ही थे। लड़की भी ना, इसने मुस्कुराकर सर झटकते हुए शुक्रिया लिखकर जवाबी पैगाम भेजा। उस रोज साहिल समंदर पे चलते हुए गैर इरादी तौर पे इसके लबों से रोहेल का जिक्र निकल आया। रोहेल से 3 साढ़े 3 बरस कबल इस वक्त मिला था जब वो एक छोटे से काम के सिलसिले में वहाँ एक तालीमी इदारे में गया था। तब एक तालिब इल्म ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और एक गोली इसको भी लग गई थी। चूंकि वो इलीगल काम के सिलसिले में वहां था, सो वो जल्द अज जल्द मौके से फरार हो गया। खराब होते जख्म के बायस इसको किसी काबिल एतमाद शख्स के यहाँ पनाह लेनी थी और चूंकि अमेरिका से आने वाले वो पहले मौजूद हर रिश्तेदार का पता खोज कर लाए थे, इसलिए वो राहील के पास चला गया था। ये बात इसने रुहेल को सीग़ा राज में रखने को कही थी और जब वो ये बात राज रखेगा कि वो लड़की रुहेल के साथ रह रही है, इस डील के बारे में वो हया को कुछ नहीं बता सकता था। सो बात टाल गया। वो पूछती रही अपने भाई से इसे क्या साहिल पे आने नसीब चुनने की बात थी। इसने इसे इत्मीनान दिलाया कि अब वो काम कर सकता था जो वो करना चाहता था। वो आयशे भारे के साथ सीप चुनने की आदी हो गई थी। आयशे के अक्सर सीप मोती से बहरे निकलते थे जबकि बहरे के अक्सर खाली। जब जहान ने आयशे की सालगिरह में पिछले बरस एक कीमती अंगूठी बतौर तोहफा दी थी, तो वो 2 माह बाद जब अब्दुल रहमान पाशा के पासपोर्ट के मुताबिक इसकी सालगिरह आई, तो आयशे ने इसे अपने एक सीप से इकट्ठे निकले 3 मोती दिए थे। वो मोती एक नन्ही सी कुदरती खराश लिए हुए थे, यानी कि इनको पहचानना आसान था। इसने आयशे को गो के इस लड़ाई के बाद बता दिया था कि वो जल्द या बदेर इनको छोड़ देगा, मगर अब जब तक वो यहाँ है, इसको खुद को उन 2 मासूम लड़कियों से दूर रखना चाहिए। इस तरह की जज्बाती वाबस्तगियां मुस्तकिल में इन दोनों का दिल बुरी तरीके से तोड़ सकती थी। छोटा जख्म बड़े जख्म से बहरहाल बेहतर होता है, इसने सोचा। वो आयशे को छोटा जख्म देते ताकि वो मुस्तकबिल में कभी इससे कोई उम्मीद न रखे। वो 3 मोती आज अपने साथ लाया था, अलबत्ता इसने किसी और तरह से इनको हया को देने का सोचा था। मगर जब वो सीप खोलने के लिए छुरा लेने दूर बैठे इन टूरिस्ट के पास गई, तो जहां ने रुख मोड़कर इन जुराब के साथ बंधा चाकू निकालकर अपनी सीप को आधा काटा और इन 3 मोती को अंदर कुछ इस तरह डाला कि जब वो दुनिया के हया के सामने सीप काटे तो वो यही समझे कि मोती अंदर कुदरती तौर पे मौजूद थे। अगर ये काम आयशे के साथ करता तो वो भाप लेती। इसको सीपों को तजुर्बा था, मगर हया नहीं जान सकती थी। इसको ये मालूम नहीं था कि वो मौके का इंतजार करने वालों में से नहीं था। वो खुद मौके पैदा करने पर यकीन रखता था। हया इसके निकलते 3 मोती देखकर बहुत हैरान हुई और मुतासिर भी। वो खामोश मुस्कुराहट के साथ अपने लिए खामोश सताइश वसूलता गया। कोई इससे मुतासिर हो रहा था तो इसका क्या जाता था भला। ये चंद रोज बाद की बात थी। एक रोज एक बहुत जरूरी काम आन पड़ा। इसे अचानक से कुछ बहुत अहम पेपर्स की जरूरत पड़ गई जो अदलार ने इसके कमरे में रखे थे। इसने आयशे को सुबह में फोन करके पूछा, मगर वो मदद करने से कहती थी, तुम्हारा ब्रीफ केस तुम्हारी अलमारी में होगा और वो लॉक होती है, चाबी भिजवा दो तो मैं निकाल देती हूँ। इसका अंदाज सब पाठ था। तुम रहने दो, मैं खुद देख कर लूंगा कुछ। आयशे के लहजे की खफगी वो समझता था। वो यकीनन हया के पास इन 3 मोतियों को देखकर बहुत हर्ट हुई होगी, मगर इन दोनों के लिए यही बेहतर था। जो भी था वो समझदार लड़की थी। इसने खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो इसका इशारा समझ गई थी। वैसे भी दिलों को सुकून मोहब्बत पाले लेने में नहीं, अल्लाह के जिक्र में होता है। और वो जानता था कि आयशे के दिल को सुकून हमेशा नसीब रहेगा। इसी शाम आयशे और बहारे को एक जानने वालों के घर सौदगी पे जाना पड़ गया। तो शाम में बदलार आया तो वो दोनों घर पे नहीं थी। जहान घर के आखिरी दरवाजे को खोलकर एक अलग तलग बने जीने से ऊपर अपने कमरे में आ गया। कमरे की एक चाबी आयशे के पास थी, दूसरी इसके पास होती थी। अंदर आकर इसने दरवाजा लॉक कर दिया। फिर वो अपने काम में लग गया। अलमारी से अपना ब्रीफकेस निकालकर बेड पे रखा और इसे खोलकर मतलूबा फाइल देखने लगा। वो जानता था हया नीचे ही थी, मगर वो भला क्यों पर आएगी। इतना बड़ा घर इसके लिए काफी था। इसे पता ही नहीं लगेगा कि वो इस वक्त ऊपर ही मौजूद है। यही सोचकर इसने नोटपैड उठाया और फाइल में से कुछ नाम देखकर इस पर लिखने लगा। पहले ही उस पर पेन की रोशनाई खत्म हो गई। क्या मुसीबत है। इसने पेन को जोरदार झटका दिया तो ब्रीफ के सर फाइल्स पर स्याही की मोटी मोटी कतरे गिर गए। इसने तासुब से सर झटकते लिखना शुरू किया। वो इन लोगों में से था जो कलम से लिखकर लाएमल तरतीब देने पर यकीन रखते थे। लिखे बगैर इसे अपनी सोची गई बात भी बाज़ औक़ात समझ नहीं आती थी। अभी फहरिस्त दरमियान में थी कि स्याही फिर से सूखने लगी। इसने दोबारा कलम झटका। मोटी मोटी गुत्ती फिर से ब्रीफ केस पर गिरी। इससे कबल के अब्दुल रहमान पाशा की नवाज पसंदी के कत्ल पे अफसोस करता।
कमरे के दरवाजे की लॉक की चाबी घुमाने की आवाज आई। लम्हे भर को तो वो वाकई सकते में रह गया। आयशे बाहर वापस आ गई थी या वो हया थी? वो जो भी थी, एक एक करके चाबियां लगा रही थी। वो आयशे नहीं हो सकती थी। आयशे को पता था कि दरवाजा कौन सी चाबी से खुलता है। अल्लाह अल्लाह, वो दूसरी चाबी तक इसने अनर फानर ब्रीफकेस बंद किया, अलमारी में डाला। तीसरी चाबी तक वो बाथरूम में जाकर दरवाजे के पीछे खड़ा हो चुका था। चौथी चाबी पे दरवाजा खुल गया। वो हया ही थी और वो अंदर कमरे का जायजा ले रही थी। इसने बाथरूम के दरवाजे की दर से देखा। अब वो अलमारियां खोल रही थी। जल्दी में वो ना ब्रीफकेस बंद कर सका था, ना ही आखिरी अलमारी। सोहया से बिला आखिरी अलमारी खुल गई थी और अब वो इसका ब्रीफकेस निकाल कर बेड पे ले आई, जहां चंद लम्हे कबल वो बैठा था सूलन। इस जगह को गर्म होना चाहिए था, मगर चादर पे चंद चिकनी भी पड़ी थी। ब्रीफकेस की जानिब इतनी मुतवज्जा थी सो महसूस न कर सकी। अहमक लड़की। अंदर तो इसके डॉक्यूमेंट्स थे, बर्गर किंग की फाइल्स भी थी। वो ऐसे पकड़े नहीं जाना चाहता। अगर वो ऐसे पकड़ा गया तो वो कभी इसका यकीन नहीं करेगी। वो नहीं, इसका पेजर भी अंदर था। वो इसका पेजर ही ना खोल ले। इसे शदीद गुस्सा आया, खुद पर भी और आया पर भी। मगर वो जानता था इसे वहां कैसे निकालना है। उसे वहां से कैसे निकालना है वो सिर्फ जानता था। उसने अपने मोबाइल से पेजर को भी दी। नतीजतन पेजर बजने लगा। हस्बे तवक्का हया ने घबराकर ब्रीफकेस बंद कर दिया और अलमारी में डाला। वो वाकई घबरा गई थी। चंद लम्हे बाद वो कमरे से बाहर थी। दरवाजा दोबारा अंदर से लॉक करते इसने दूसरे नंबर से इसे घर पे फोन किया गया। 5वीं घंटी पर हया ने फोन भाग कर उठाया। अगर आइंदा आपने मेरे कमरे की तलाशी ली तो अपने पैरों पे घर वापस नहीं जाएंगी। बहुत गुस्से से उसको घड़ी घड़ी सुनाते वो यही सोचा था कि अब इस लड़की को इसके घर से चले जाना चाहिए। हया वहां रहकर सेहतियाब हो, वो ये चाहता था। मगर वो इसकी जासूसी करे, वो ये हरगिज नहीं चाहता था। फिर रात में इसने आयशे से यही बात की कि अब वो हया को वहां से वापस चले जाना चाहिए। अब इसकी स्प्रिंग ब्रेक भी खत्म नहीं हुई। 2-4 दिन तो वो ऊपर ठहर सकती है, इससे ज्यादा वो नहीं रुकेगी। और मैं अपनी मेहमान को खुद से जाने के लिए नहीं कहूंगी। मगर ये 4 दिन भी जहान के लिए किसी सजा से कम नहीं थे। वो जानता था कि हया सिर्फ अदलार में 2 वजूहत की बिना पे रुक गई है। एक ये कि इस्तांबुल में वो जख्मों वाला चेहरा लेकर नहीं जाना चाहती, और दूसरा तजस्सुस। वो इस शख्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती थी जो काफी अरसे उसे डिस्टर्ब करता रहा था। हाँ ठीक है, इसने हया को बहुत तंग किया था, मगर अब तो वो बेचारा बाज आ चुका था। मगर हया बाज नहीं आई थी। 2 रोज कबल की डांट भुलाकर उस दिन हया ने खुद उसे कॉल करके इससे बात की थी। इसे बहारे के लिए इस ज्वेलरी शॉप का पता चाहिए था। जवाबन इसने पता देने के बजाय वाउचर्स भिजवा दिए। कौन सा है, इसका अपना पैसा था। सभी नहीं लड़कियों आने और पाशे का ही तो था, सो इसने वही किया जो ठीक था। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि एक दिन ब्यू कदा फोन करने पर इसे हया का हेलो सुनाई दिया। इसने जल्दी से बिना कुछ बोले पहले वॉइस कन्वर्टर ऑन किया और फिर बात करने लगा। मगर जो बात हया ने आगे से कही वो इसे गुस्सा दिलाने के लिए काफी थी। बिलाखिर वो जान गई थी कि अब्दुल रहमान पाशा का एक दूसरा भाई भी था। वो पाशा बे का नाम नहीं ले रही थी, मगर नाम भी वो जानती ही होगी। यकीनन साथ ही में वो अखबार में इसके मुतालिक आर्टिकल लिखने की बात भी कर रही थी। इससे आगे जहान की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। यही डर था इसे, वो 2 जिंदगियां मैनेज नहीं कर पाएगा। और अब वही हो रहा था। इससे ज्यादा हया बियो कदम में रहे इसे गवारा नहीं था। 2 रोज बाद यूं भी इसे अपने अब्दुल रहमान पाशा के कवर को एक्टिवेट करना, यानी बेकदा वापस जाकर वहां कुछ दिन रहना था। सो अब इन दोनों को वहां नहीं इकट्ठे होना चाहिए। हया को इसने परसों कहा, लेकिन खुद अगली सुबह वो बेकदा आगे आते वक्त इसने हया को मैसेज कर दिया। इसका इरादा आज एक मुकामी दोस्त से मिलने का था। आरवी, वो मुकाम जहाँ 2 जासूस मिलते हैं, इसकी अपनी तय करदा थी और वो ईसा की पहाड़ी थी। वहां से अपने साथी को चंद चीजें पहुंचानी थी। इसके बाद वो दोपहर में हया से मिलेगा और इसे वापस चलने पर राजी करेगा। वैसे भी सुलेमान मामू ने 2 दिन बाद इस्तांबुल आना था। अच्छा बहाना था, वो वापस आ जाएगी और वो आराम से बीवी कदम में काम कर सकेगा। वैसे भी हालात जैसे हो जा रहे थे, यूं लगता था तुर्की में इसका कयाम जल्द खत्म होने वाला है। ऐसे में इसे अपनी फिक्र नहीं थी। मम्मी, अब्बा और हया की फिक्र थी। वो तीनों इसकी फैमिली थी। मम्मी को इन 3 सालों में वो इस्तांबुल छोड़ने पे राजी नहीं कर सका था। पाकिस्तान वो नहीं जा सकते थे। इसने बहुत कोशिश की कि वो अब्बा को लेकर जर्मनी चली जाए, मगर पहले वो नहीं मानती थी। अलबत्ता इसके यहाँ काम करने के बाद किसी भी तरह से ये खतरे वाली बात थी कि इसकी माँ बाप यहाँ रहें। बिलाखिर मम्मी राजी हो गई कि वो अब्बा को साथ लेकर जर्मनी चली जाए, मगर जब तक जहान इधर है वो यहीं रहेंगी। वो 15 जून तक यहीं था। 15 जून को हम कंसाइनमेंट के लिए इसे अनकरा जाना था और काम कुछ इस किस्म का लीक आउट था कि पहला शक इसी पे आएगा। इसलिए इसे कुछ अरसे के लिए रिपोर्ट हो जाना था। या इसने इतने दुश्मन बना लिए थे कि इसकी रिपोर्ट हो जाने के बाद कहीं कोई इसकी फैमिली को नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए बेहतर था कि वो जाने से कबल अपने घर वालों को किसी
محفوظ مقام پر منتقل کر دے۔ ممی، حیا اور ابا اس کی پہلی ترجیح تھے۔ پاشا بے کی فیملی دوسرے نمبر پہ تھی۔ سب کو وہ یہاں سے بھیج دے گا، مگر حیا کا سیمسٹر 5 جولائی کو ختم ہونا تھا، اسے وہ 15 جون سے پہلے کیسے بھیجے گا؟ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے کام شروع کرنے سے پہلے وہ اس الجھن میں گرفتار تھا۔ مسائل کا حل وہ عموماً نکال ہی لیا کرتا تھا، لیکن یہاں وہ قدرے مخمصے میں تھا۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے ساتھ میں اس نے کافی بھی منگوائی تھی، اور جب تک دیمت کافی نہیں لے آئی وہ یہی سوچتا رہا کہ حیا کو یہاں سے کیسے بھیجائے۔ ایک حل تھا بلاواسطہ، یعنی جہان سے کہے کہ وہ واپس چلی جائے، اور دوسرا تھا بلاواسطہ یعنی عبدالرحمان پاشا یا میجر احمد میں سے کوئی سے کہے، مگر وہ کیوں کسی کی مانے گی؟ جب اس کی سیکرٹری دیمت فردوس کافی لے کر آئی تو کافی سوچ بچار کر اس نے یہ بات دیمت سے پوچھ لی، کسی غیر ملکی کو ترکی سے واپس بھیجنا ہو تو کیا کیا جائے؟ دیمت ایک ایماندار مستعد سی ورکر تھی، وہ اس کو اپنے باس کی حیثیت سے پسند کرتی تھی، مگر کبھی کبھی وہ باتوں کے دوران پاشا بے کا ذکر کر دیا کرتی تھی۔ آپ کے چھوٹے بھائی بھی بہت اچھے تھے، یہ فکر وہ اکثر دیمت سے سنا کرتا تھا۔ طیب حبیب شناختی کارڈ کے اعتبار سے اس سے 2 سال چھوٹا، دیکھنے میں کئی سال بڑا، اور در حقیقت ہی ہم عمر ہی تھا۔ دیمت کو پاشا بے کی تربیت کی بے تکلفی پسند تھی، کیونکہ نہ وہ خود چاہے عبدالرحمان ہو یا جہان ہو، اس کی طبیعت اور مزاج ایک جیسے ہی رہتے تھے۔ وہ عبدالرحمان پاشا کے روپ میں بھی اتنا ہی سنجیدہ مزاج، خاموش طبع اور قدر تلخ تھا جتنا وہ فطری طور پہ تھا۔ دیمت اس کو پسند کرتی تھی، مگر چونکہ پاشا بے کے برعکس جہان نے ہوٹل گرینڈ کو غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے دیمت اس قسم کے لوگوں کو ہوٹل آمد سے ذرا الجھی رہتی تھی۔ خیر، اس کی ساری دکھتی رگے وہ جانتا تھا، اس کو پتا تھا کہ کب کس کو کہاں سے دبانا ہے۔ دیمت کے پاس اس مسئلے کا سادہ سا حل تھا جو نہ جانے اس کے ذہن میں کیوں نہیں آیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی جسے ترکی بھیجنا ہے کہ واحد کشش اگر اس کا شوہر ہے تو اسے شوہر سے بدگمان کر دیا جائے۔ اس کا شوہر کسی بھی اپنے کسی مشتبہ عمل کا ذکر کر سکتا تھا، اور اس لڑکی کو سیٹ اپ کر کے وہ گفتگو بظاہر اتفاق کے طور پر یہ سنوائی جائے تو فوراً اپنے شوہر سے دور جانے کی کوشش کرے گی۔ دیمت شاید ساری بات کسی اور نقطہ نظر سے کر رہی تھی، مگر اس کا ذہن ایک ہی بات پر اٹک کر رہ گیا، معصوم سا اتفاق، درست ٹائمنگ۔ ہاں، وہ حیا کو جانتا تھا، وہ ایک دم رد عمل دے دینے والی تھی، ایک دم سے بڑے فیصلے لے لینے والی لڑکی تھی، جس چیز سے وہ بچتا تھا کہ کہیں پکڑ نہ جائے۔ اگر وہ چیز ہو بھی جائے اور وہ از خود جان جائے کہ جہان ہی عبدالرحمان ہے تو وہ وقتی طور پر بے شک اس کا اعتبار کھو دے گا، مگر بعد میں جب وہ ساری حقیقت جان لے گی تو وہی بدگمانی دور ہو جائے گی۔ 15 جون سے چند دن قبل ہی اس کے امتحان ختم ہو گئے تھے۔ اگر وہ یہ سب اس کے امتحان ختم ہونے کے فوراً بعد پلان کرے، وہ اپنا آخری مہینہ کسی دوسرے ملک میں گزارنا پسند کرے گی، نہ کہ ترکی میں ایک دو چیروں والے کے ساتھ۔ وہ فوراً اس سے دور جانے کی سوچے گی۔ وہ ہمیشہ یہی کرتی تھی۔ جب وہ ایک دفعہ استقلال اسٹریٹ میں ریسٹورینٹ پہ ڈنر پہ گئے تھے، جو ڈنر جنجر بیڈ ہاؤس توڑنے کی معذرت کے طور پہ تھا، اب بھی وہ غصے میں فوراً اس کے پاس سے چلی گئی تھی۔ وہ غصے میں ہمیشہ یہی کرتی تھی، وہ اب بھی یہی کرے گی، بھلے وہ برا مان جائے، مگر اسے اپنی بیوی کا تحفظ اپنی ذات سے زیادہ عزیز تھا۔ وہ ترکی میں اسے اکیلا چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتا تھا۔ جانے سے قبل اسے یہ مسئلہ نپٹانا تھا۔ دیمت کو اپنے انداز میں متنبع کر کے وہ کچھ دیر سوچتا رہا کہ سیٹ اپ کس کے ساتھ ترتیب دینا چاہیے، وہ کون ہوگا جس کو اس کے ساتھ دیکھ کر وہ اس سے دور جانے کا سوچے گی۔ طیب حبیب پاشا، وہ بہت متجسس تھی، ہے نا؟ عبدالرحمان پاشا کے گمشدہ بھائی کے بارے میں، تو چلو اس طرح وہ اس کا تجسس دور کر دے گا۔ پاشا بے سے اسے ملنا ہی تھا، باقیوں کی طرح وہ اس کے لیے بھی انڈیا میں تھا، اور چونکہ پاشا بے اس سے ناراض بھی تھا، اس لیے پہلے جہان کو اپنے اس کے تعلقات درست کرنے تھے۔ وہ اس سے بہت خفا ہی صحیح، مگر وہ اس کو نہ نہیں کر سکتا تھا۔ لالچی انسان کبھی عبدالرحمان جیسے بھائی کو نہ نہیں کیا کرتے۔ طیب حبیب پاشا کے لیے استنبول میں 2 جگہیں محفوظ تھی جہاں وہ عبدالرحمان سے مل سکتا تھا، ایک برگر کنگ اور دوسرا ہوٹل گریڈ۔ وہ جانتا تھا کہ طیب حبیب استنبول ہی میں، اور چونکہ وہ خود بیوقت آ چکا تھا، اس لیے اس نے نہایت مناسب سے انداز سے اسے پیغام لکھا آیا کہ طیب حبیب ہوٹل گرینڈ آئے گا یا وہ خود برگر کنگ آ جائے۔ اسے معلوم تھا کہ طیب حبیب انکار نہیں کرے گا، اس نے انکار نہیں کیا۔ اسے عبدالرحمان کی ضرورت تھی، اس نے برگر کنگ پہ کچھ دن بعد ملنے کی ہمیں بڑھ لی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ابھی استنبول سے باہر ہے، وہ واپس آتے ہی اس سے ملے گا۔ اسے اب نہ معلوم یہ سچ تھا یا نہیں، بہرحال اسے اب طیب حبیب کا انتظار کرنا تھا۔ کافی پی کر اس نے ایک میٹنگ بلا لی۔ ابھی اس سے فارغ ہوا تھا کہ حیا کا فون آنے لگا۔ پتہ نہیں یہ کیسا رشتہ تھا جس کا وہ اس سے ذکر نہیں کرتا تھا، مگر اس کا فون
काट भी ना सका। मीटिंग उस वक्त बर्खास्त हो रही थी, सब उठ रहे थे, कॉन्फ्रेंस रूम में शोर सा मचा था। जब इसने हया की कॉल वसूल की, हया को इसने सच ही बता दिया कि वो दोस्त से मिलने आया था। उजलत में बात खत्म करते हुए इसने फोन कान से हटाया और बोर्ड मेम्बरान से इख्तितामी अल्फाज बाफाज बुलंद कहते हुए उठ खड़ा हुआ। अपनी चीज उठाते हुए इसे एहसास हुआ कि फोन अभी तक ऑन था। इसने जल्दी से कॉल काटी। वो तुर्क में बात कर रहा था, हया ने कुछ नहीं सुना होगा यकीनन, सो इसे परेशानी नहीं हुई। वापस अपने ऑफिस आकर बैठे। इससे ज्यादा देर नहीं हुई थी जब इसने मोबाइल में ट्रेसर अलर्ट बजने लगे। वो चौंक सा गया। इसका ट्रेसर इसी इलाके में था कि हया पास थी। क्यों इधर आ रही थी वो? अभी दोस्त से मुलाकात में काफी वक्त था और होटल का काम वो बाद में देख लेगा। पहले से अपनी बीवी को हैंडल करना था। लिबास बदलकर जीन्स वाला रफलिया बनाकर सर पर पी कैप लिए वो अपने ऑफिस की प्राइवेट लिफ्ट से नीचे उतरा। वो आखिरी फ्लोर से पीछे की तरफ निकल आया। करीब से इसने बग्गी ली और इसे फूलों की मार्केट का चक्कर लगाने को कहा। जब इसे बुलाकर वो फूलों के स्टॉल पे नजर आ गई तो वो बग्गी से उतरा और वापस होटल की पार्किंग एरिया तक आया। एक काम करना तो वो भूल गया और भला वो इसे देखती रहे, ये काम इसे करना था। इसने अपने गार्ड को एक वॉलेट में लगी हया की तस्वीर दिखाई। ये लड़की कभी तुम्हें अपने आसपास नजर आई है? नहीं सर, गार्ड ने नफी में सिलाई। ठीक है, अगर ये कभी होटल में दाखिल होने के लिए इस तरफ आए तो इसको अंदर मत जाने देना और फौरन मुझे इत्तला करना। तमाम तमाम। ओके ओके। गार्ड ने फौरन ताबेदारी से सिलाए। जहान ने वॉलेट वापस अपनी जेब में डाला और पलट आया। अभी इसे अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना था जो इसकी जासूसी कर रही थी। फिर इसे अच्छा खासा शर्मिंदा करके ताकि वो दोबारा इसका ताकुब करने की कोशिश ना करे, वो ईसा की पहाड़ी की तरफ जाते रास्ते पे चल दिया। मगर चूंकि वो पहले से कह चुका था कि वो 3 साल बाद इधर आया, लिहाजा इस बात को निभाने के लिए वो कभी कभी जाहिर करता कि इसे रास्ता याद नहीं। तवक्का के मुताबिक वो इसकी तरफ से मुतमईन थी। वहां ईसा की पहाड़ी पे सबसे सर पे बैठे इसने नोट किया कि हया ने इन तीनों मोतियों को पहन रखा था और ये गर्दन वाली चेन तो बहारे की थी। वो जानता था, पहचानता था। अलबत्ता एक फर्क इसने महसूस किया था, वो अमूमन गर्दन के गिर्द दुपट्टा लिया करती थी। अलबत्ता आज इसने शॉल शानों के गिर्द अच्छी तरह लपेट रखी थी। या तो आयशा की कंपनी का असर था या वो इसे हलीमा उस्मान के पास ले गई होंगी। इसे ये ना महसूस तब्दीली अच्छी लगी थी। अगर ये ना होती तब भी वो इसकी तमाम खूबी और खामियों समेत उसे कबूल कर चुका था। जब इधर बैठे हया ने इससे कभी जलने का जख्म महसूस करने का पूछा तो लम्हे भर में जेल में लगे वो तारीख दिन और अंधेरी रात उसके जहन में उमड़ आई। मगर वो बात टाल गया। इसे अपने जख्म दिखाकर हमदर्दी हासिल करने का शौक हरगिज नहीं था। वो इससे बातें करते हुए दूरलाव के पास बैठे लड़कों के ग्रुप को देख रहा था। इसमें एक लड़का इसका दोस्त था। अभी मुलाकात में वक्त था मगर वो वहीं से उसे पहचान गया था। इस लड़की की उम्र कम थी, शायद 25 बरस। इसके लिए वो एक जूनियर एजेंट ही था। जूनियर मगर बहादुर और ज़हीन। इसको पाकिस्तान जाना था और जहां से कुछ चीजें लेकर जाना था। वो एक काम पहले साथ कर चुके थे और अपने सीनियर एजेंट का वो लड़का बहुत इज्जत करता था। इसको उमर का असल नाम मालूम न था और न कभी वो मुल्क की बातें करते थे। इजाजत ही नहीं थी मगर वहां बैठे आया से इसकी रिपोर्ट का पूछते हुए उमर की मौजूदगी से अच्छी तरह महसूस कर रहा था। अपने मुल्क की हो तो हवा भी अच्छी लगती है। ये तो फिर अपना ही हम पेशा हम वतन था। मैं अब्दुल रहमान पाशा के गुमशुदा भाई पे रिपोर्ट लिख रही हूँ किसी और ध्यान में। इसने हया की बात सुनी और अगले ही लम्हे वो सीधा हो बैठा। वो क्या करी थी? जब जब फोन पे हया ने कहा था कि वो कुछ लिख रही तो वो इसे यूं ही खाली खुली सी धौंस समझता था। मगर अब जब वो कुछ बता रही थी इसने लम्हे भर को तो जान का सांस ही रोक दिया। बात रिपोर्ट की नहीं थी। इस रिपोर्ट को ना कभी लिखा जाना था ना किसी ने शाये करना था। बात ये थी कि इसको ये सारी बातें कौन बता रहा था। अगर आयशा ने बताया तो फिर ये खतरे की अलामत थी कि अब्दुल रहमान के घर से बातें बाहर निकल रही थी। पाशा बे नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। जाती इख्तलाफ एक तरफ वो इनका एजेंट था और इसकी हिफाजत को यकीनी बनाना इनका फर्ज था। अब इसके घर से इसकी बीवी की तरफ से कोई ऐसी बात बाहर निकले जो पाशा बे को नुकसान पहुंचाए, ये इसको मुस्तरब कर देने के लिए काफी था। हया और आयशा फिर ये बातें और लोगों से भी कहती होंगी। सिर्फ जहान से तो जिक्र नहीं किया होगा ना। दुनिया वैसे तो छोटी है मगर बुयू का तो बहुत छोटा है। बहुत मुश्किल से इसने बात का रुख फेरा चुके वो हया से ऐसी बात की तवक्का नहीं कर रहा था। इसलिए वो खुद भी जरा सा परेशान हो गया और उसके साथ पहाड़ी के नीचे आया और फिर वो सामान लेने चली गई तो वो वापस अपने ऊपर आया। उमर से मिला, अमानत पहुंचाई और वापस बंदरगाह पे आ गया। कल वो दोबारा बुयू कदा आएगा, फिर आयशे से निपटेगा। मगर आजकल इसे वो वीडियो लॉकर में रख देनी चाहिए। हो सकता है वो पजल बॉक्स खोल चुकी हो और अब जब वो इस्तांबुल जा रही थी तो वो जल्द या बदेर लॉकर ढूंढ ही लेगी। अगले रोज वो बियू कद आ गया। वो होटल में थे जब आयशा ने इसे मैसेज किया कि हया कल चली गई थी और वो घर आ सकता है। आयशा जानती थी कि वो इसके साथ गई है मगर इसे इतला देने का मकसद इसे घर बुलाना था। आने भी गुज़श्ता रात आ गई थी। वो ज्यादा देर तक उनको अदलार से दूर नहीं रख सकता था। सो अच्छा हुआ हया इनके आने से कबल जा चुकी थी। आयशा को इसने
घर में दाखिल होते हुए सलाम भी नहीं किया, ना ही इसके मुखातिब करने पे ठीक से बात की। आयशा की मोतियों वाली बात मालूम हो चुकी थी। उसने यही कियास किया कि अब्दुल रहमान इससे इसी थप्पड़ पे अभी तक खफा था। तभी सिवाय इस रात के इसने आयशा से ठीक से बात नहीं की थी। वो फिर से माजरत करने आई थी, मगर जहान के हया को पाशा बे के ताल्लुक बताने पे, झड़कने पे वो खफा होकर वापस चली गई। वो स्टडी से मतलूब अशिया लेकर पलटने लगा था कि इसकी नजर मेज पे रखे पजल बॉक्स पे पड़ी। वो एकदम ठहर गया, फिर बॉक्स उठाकर देखा जली हुई इतराफ उभरी हुई सतूर छह चौकन्ने अलट पलट कर देखने से वो जान गया था कि ये वही पजल बॉक्स है। जब इसने आयशा से बॉक्स मंगवाया था तो इसकी शक्ल ये न थी और इसका कोड आयशे पे सेट था। चूंकि वो अंग्रेजी हरूफ तहजी बनाया गया था, इसलिए आयशा के नाम के हिजे अंग्रेजी के हिसाब से थे, वरना मुल्क में इसका नाम आयसे गुल लिखा जाता था। तुर्की जबान में आयसे गुल था, इसमें अंग्रेजी में हरूफ एस के नीचे नन्ही सी लकीर होती थी। तुर्क अगर आम एस लिखते तो इसे सीन की आवाज में पढ़ते, लेकिन अगर एस पहले लकीर हो तो इसे शीन की तरह पढ़ता। बाद में जहान ने इसको खोल लेने के बाद इसका कोड टैक्सिम सेट कर दिया। वहीं स्टडी में खड़े खड़े इसने कोड के ऊपर नीचे किया। टैक्सिम पे बॉक्स खुल गया। अंदर इसके लॉकर की स्लिप, चाबी और कागज वैसे ही पड़े थे। इसने फिर से बॉक्स बंद किया, स्लाइड आगे पीछे की और वहीं खड़े खड़े सोचना चाहा कि इस लापरवाही की वो अपनी बीवी को क्या सजा दे। हद हो गई। जो चीज इसने बहुत एहतियात से इस तक पहुंचाई उसको यूं उधर भूल कर चली गई। इसे गुस्सा भी बहुत आया, मगर दबा गया। वो क्या करे, ये बॉक्स यहीं पड़े रहने दे। मगर ऐसी सूरत में ये बॉक्स मुलाजमा या आयशे के हाथ लग सकता है, और आयशे से वो उससे वैसे ही जरा मोहतात रहता था, तो फिर क्या करे। आयशे को दे देकर उसे बाहर हिफाजत हया तक पहुंचाते जो भी था। आयशे एक ईमानतदार लड़की थी, अमानत को खोल कर नहीं देखी। मगर नहीं, हाशिम ने बॉक्स बनवाते वक्त यही कहा था कि अब्दुल रहमान को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। फिर अब्दुल रहमान जो कि इस काम में मुलव्विस ही नहीं था, वो बॉक्स क्यों हया तक पहुंचाएगा। इसकी कवर स्टोरी में जो ला रहा था। वो कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा, फिर एकदम से ऐसा ख्याल आया, बाहर गुल वो हर किसी से राज रख सकती थी सिवाय अपनी बहन के। वो अपना सारा खाया पिया अपनी बहन को जरूर बताती थी। इसने जहन में एक लाया अमल तरतीब भी, और वो बॉक्स पकड़े बाहर आ गया। ये तो हया का है। इसके इस्तफसार पे बाहर ने हैरत से बॉक्स को देखते हुए बताया। वो यहीं भूल गई, कल इसका कज़न इसे लेने आया तो इसे जल्दी में जाना पड़ा। तुम्हें पता है इसका कज़न बहुत हैंडसम है। इसने बड़े इश्तियाक से बताया। बाहर ने हया को कज़न को कहाँ देखा, इसे अचंभा हुआ, मगर जानबूझकर इसकी बात नजरअंदाज करते बाहर इसे सवालात पूछने लगा। बॉक्स किसने हया को दिया और किसने बनाया वगैरह। वो जानता था कि वो पकड़ा जा सकता है या नहीं, मगर लगता था कि हया को सिर्फ बॉक्स खोलने में दिलचस्पी थी। इसने भेजने वाले की ज्यादा तहकीक नहीं की। इसने बहाने से कह दिया कि वो बॉक्स इसके पास रहेगा, और वो जानता था बाहर ज्यादा देर तक ये राज नहीं रख सकेगी। वो आयशा को जरूर बताएगी। आने कहती थी ये दोनों आने गुल की बेटियां हैं। इनकी माँ ने उनको तब तक नहीं कुछ खिलाया जब तक कि अल्लाह का नाम नहीं इसने पढ़ लिया। इसलिए ये ना कभी खयानत कर सकती है, ना ही किसी को धोखा दे सकती है। बाहर को लाका आयशे के दर्द से चिढ़ हो वो आखिर में थी तो आयशे की बहन। वो हया की अमानत, मेहमान की अमानत इस तक जरूर पहुंचाएगी। साथ में ये भी बताएगी कि अब्दुल रहमान ये बॉक्स से दूर करना चाहता था। शायद यही सुनकर हया इसे अगली दफा कहीं रखकर नहीं भूलेगी। जब वो वापस पलटा तो जानता था कि बाहर भी दबे कदम उसके पीछे आएगी। इसको मेज के नीचे दरवाजों की चाबी के सुराख और दीवारों के पीछे से बातें सुनने का बहुत शौक था, इसलिए इसने कमरे में दाखिल होकर दरवाजा जरा सा खुला रहने दिया। वो बाहर के सामने अलमारी लॉक करके चाबी दराज में रख कर चला गया। अब वो पहली फुर्सत में ये बात आयशा को बताएगी और आयशा फौरन से पेशतर वो बॉक्स आया तक पहुंचाएगी, और कम से कम इससे तो वही जान लेगा कि बाहर गुल राज रख सकती है या नहीं। शायद अपनी बहन से तो बिल्कुल नहीं। इसी रात इसने अपने कमरे में वो वीडियो रिकॉर्डर की और उसमें वो सब कुछ कह दिया जो वो कहना चाहता था। अगर नहीं कहा तो अब्बा के हाथ जासूस को मारने का किस्सा, वो अब्बा का रास्ता, और फरिया की जासूसी का किस्सा कि वो फरिया की रास्ता, और अपने सरदर्द का किस्सा कि वो इसका अपना रास्ता, और इसे राज निभाने बहुत अच्छे से आते थे। इस रात वो सो नहीं सका। सुबह जब वो इस्तांबुल आया तो सर दर्द से फटा जा रहा था। जवाहिर जाकर इसने अपने लॉकर में फ्लैश रखी और वापस रेस्टोरेंट आ गया। पूरी रात की बेदारी के बाद अब पिछले कमरे में सोफे पे बैठे और सर सोफे की कुर्सी से लगाया ही ताकि आंखें बंद होने लगी। अभी से नींद में गए चंद मिनट ठीक गुजरे थे कि मोबाइल बजने लगा। वो बात दिक्कत इसने आंखें खोली, सीधा हुआ और जेब से मोबाइल निकाल कर देखा। एक्सचेंज स्टूडेंट कॉल कर रही थी। एक तो ये एक्सचेंज स्टूडेंट ठीक से चैन भी नहीं लेने देती। एक लम्हे के लिए जहान ने सोचा कि नजरअंदाज कर दे, फिर पता नहीं क्यों वो कर नहीं सका और कॉल उठा लिया। आपका मतलब नंबर इस वक्त सो रहा है, बराए मेहरबानी काफी देर बाद रब्ता करें, शुक्रिया।
तो बोला तो इसकी आवाज खुमार आलू थी। जहान उठो और मेरी बात सुनो। वो बहुत झिला कर कह रही थी। वो चाहती थी कि जहान अभी इसी वक्त टैक्सी में मनबरा होटल पहुंचे। सुलेमान मामू के कोई दोस्त आए हुए थे। वो सख्त कबीदा खातिर हुआ। मैं नहीं आ रहा, मुझे आराम करने दो। जवाब में बेहद खप हो गया। अपना पसंदीदा जहन्नुम में जाओ बोलकर फोन रख दिया। जहान ने फिर से सर सोफे की कुर्सी टिक लगा कर आंखें मूंद ली, मगर अब नींद का आना नामुमकिन था। कुछ देर बाद हया का मैसेज आया। वो इसे ब्लू मॉस बुला रही थी। इसको जवाबी टेक्स्ट करके वो उठा, शर्ट बदली, मुंह पे छींटे मारे और चाबी उठाकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। हया ने मैसेज पे ब्लू मॉस कहा था और नीली मस्जिद के बाहर सब्ज़दार पेन्नस बेंचों पे वो दूर से ही नजर आ गई। एक लम्हे के लिए वो उसे वाकई पहचान नहीं पाया था। हया ने सर पे दुपट्टा ले रखा था, गहरे सब्ज रंग का दुपट्टा, जिसको वो मुस्तकिल चेहरे की गिर ठीक कर रही थी। चूंकि इसे दुपट्टा लेने की आदत नहीं थी, इसलिए वो बार बार सर से फिसल जाता था। नीली मस्जिद के बाहर कबूतर फड़फड़ाते हुए उड़ रहे थे। कितनी देर तो वो इस मंजर को ठहर कर देखी गया। एकदम उसे कुछ याद आया जब वो इंडिया में था और उसे एक स्टॉल पे वो लड़की मिली थी जिसे जाहिर है कि इसके अपनों नहीं भेजा था, और वो इसे इस ऑफिसर का नाम दिखा गई थी जो इसकी मदद करेगा, और बाद में इसकी मदद से वो जेल से फरार हुआ था। इस लड़की के सर पे भी ऐसा ही सफेद दुपट्टा था, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, जैसे अली करामत की मम्मी थी, जैसे आने गुल की बेटियां थीं, और जैसे अब उसकी बीवी थी। यही तो चाहा था उसने कि इसकी बीवी ऐसी हो, भले वो चेहरा न ढके मगर बाकी हर तरह से खुद को ढके, और आज जिसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई थी, उसको भी एक मरमरा जमीला मिल ही गई थी। और तभी इसकी निगाह हया के मुकाबले बैठे नौजवान पर पड़ी। ओह, रेस्टोरेंट से वो फ्राई पैन क्यों नहीं लाया? आखिर ये शख्स यहाँ क्या कर रहा था? एक लम्हे को इसे शदीद गुस्सा चढ़ा, मगर जब इसने दोबारा हया को देखा तो जैसे बहुत से मनासिर इसे एक मंजर की रोशनी में गायब हो गए। दावर की मेहंदी की वीडियो, हया का इस कार में बैठना, बारिश में सुर्खकोट में टैक्सी पे चलती लड़की, सारे मंजर गायब हो गए, ऐसे जैसे वो कभी थे ही नहीं। पीछे सिर्फ एक मंजर बचा, बार बार चले के दुपट्टा ठीक करती खपा और उदास सी बैठी लड़की जो जरा गुस्से से सामने बैठे शख्स को कुछ कह रही थी। जब वो इनके करीब आया तो वो चौंकी और एकदम उसका चेहरा जैसे खिल उठा। वो हैरान थी और खुश भी थी। वो इतनी बेख्तियार होकर उठी कि मोबाइल जो शायद इसकी गोद में था जोर से नीचे जा गिरा। जहान ये अब्बा के दोस्त के बेटे, वो तारुफ करने लगी। अब वो क्या बताता कि वो इस आदमी को पहले से जानता था, मगर वलीद को जरूर कुछ बताना चाहता था। सुलेमान मामूर हयाब से बहुत ही अपनायत से बात करने के बाद उसने लकारी साहब के सवाले निगाहों के जवाब में मुस्कुराते हुए अपनायत से सारे रिश्तों की वजाहत एक फिक्र में कर दी। मैं जहान सिकंदर हूँ, सुलेमान मामू का भांजा और हया का हस्बैंड। और इस एक फिक्र ने इसके अपनों को जो हैरत भरी खुशी अता की। उससे सुलेमान मामू का भांजा और हया का हस्बैंड बिला आखिर ये बात जान गया कि वो सब ये रिश्ता चाहते थे। सारी नाराजगियां दूर हुई, सारे गिले खत्म हुए। इसने अपनी बीवी को इस शख्स के सामने मान दिया जिसके और इसकी बीवी के दरमियान कभी कुछ नहीं रहा था, हो ही नहीं सकता था। शाम को जब मामू और मम्मी लाउंज में थे, वो किचन में हया की मदद करवा रहा था, तब इसने हया का प्लान जानने की कोशिश की। वो इसे तुर्की से भेजना चाहता था, मगर हया ने अभी कुछ तय नहीं किया था कि इसे तुर्की में रहना है या दूसरे मुल्क। मम्मी और अब्बा को वो लंदन में सेटल कर रहा था। अगर हया लंदन जाने पे राजी हो गई तो वो इसे इनके साथ लंदन भेज देगा, लेकिन अगर वो राजी नहीं हुई तो वो दूसरा तरीका इस्तेमाल करेगा। शाम में इनकी मंगनी हुई। मम्मी को जैसे पता चला, इसने सबके सामने एतराफ किया है। वो बहुत खुशी से 2 अंगूठियां निकाल लाई। जब उन्होंने इस मौके के लिए जो पहले से तैयार कर रखी थी और बहुत अरसे से संभाल रखी थी। वो वाकई इस रोज मुतमईन था। जब रात में वो मामू को छोड़कर घर वापस आया तो इसका इरादा अपनी बीवी के साथ अच्छी सी कॉफी पीने और अच्छी सी मूवी देखने का था। फैमिली वाला एहसास बहुत अरसे बाद दिल में जागा था और वो इस एहसास को जीना चाहता था, मगर इससे कबल हया ने इसे बुरी खबर सुना दी। तुम्हारे लिए फोन आया था, कोई लड़की थी, नाम तो नहीं बताया, मगर कह रही थी कि तुम्हारा पार्सल इसे नहीं मिला, किसी गलत एड्रेस पे चला गया, और किसी ने वक्तन इसका सांस रोक दिया। इसका घर एक सेफ हाउस के तौर पे इस्तेमाल होता था। वो जानता था वहां शाम से एक कांटेक्ट की कॉल ही आ सकती थी, और उसको पार्सल न मिलने का मतलब बहुत वाज़ेह था। जो कुछ उसने यहाँ से भेजा था वापस नहीं पहुंचना था, बल्कि किसी गलत एड्रेस पे चला गया था। इसने 1 सेकंड के हज़ारवें हिस्से में ये पैगाम को डिकोड किया। इसका भेजा हुआ लड़का उमर वापस नहीं पहुंचा था, बल्कि गिरफ्तार हो गया था। तो एक दिन बहुत इमरजेंसी सिचुएशन थी, इसलिए पैगाम उसको घर छोड़ दिया गया था। मुमकिन था कि पैगाम जिसने भेजा हो वो भी जल्दी जल्दी अपनी जगह से पैकअप करके निकल रही हो। खुदाया क्या हो गया था, इसका लड़का पकड़ा गया था। जेल, तशद्दुद, अज़ियत, इसकी हर तरफ वही तंगो तारीख सेल छाने लगा है। ऐसे में काफ़ी मूवी सब फ़ुज़ूल था। पूरी रात वो इसी सोफे बैठा हैंडलर की कॉल का इंतज़ार करता रहा, मगर कॉल नहीं आई। 2 रातों के बेख्वाबी के बायस सुबह तक इसकी आँखें सुर्ख पड़ने लगी थी, मगर वो वहीं बैठा रहा। हर कोई जेल से फरार नहीं हो पाता। लोग बरसों जेल में सज़ा और तशद्दुद काट कर वहीं खामोशी से जान दे देते हैं। एक और स्पाई ज़ाया हो गया, एक ऐसा ज़ाया हो गया, इसकी अज़ियत की कोई हद नहीं थी।
اس سارے میں حیا کا خیال اس کے ذہن سے بالکل نکل گیا. صبح ہوتے ہی واپس چلی گئی. جہان نے روکا بھی نہیں. اس کے پاس کرنے کے بہت سے دوسرے کام تھے. اگلے روز وہ بھی قدر چلا گیا. حیا پزل باکس جواہر کا لاکر اس نے سب کچھ ذہن سے جگ ٹک کر خود کو گرینڈ ہوٹل میں مصروف کر لیا. ریسٹورینٹ میں اس نے بتا دیا تھا کہ اگر اس کی دوست حیا شام میں آئے تو کہنا جہان جلدی اٹھ کر چلا گیا ہے. اگر صبح آئے تو کہنا کہ وہ آج آیا ہی نہیں. چند روز وہ واقعی نہیں آئی. عمر کی گرفتاری کی تصدیق ہو گئی. پھر انہی دنوں وہ بالآخر خود کو راضی کر کے انقرہ لے آیا. یہاں سے اپنا چیک اپ کرانا تھا. سر کا بدترین درد جو سر سے ہوتا ہوا گردن تک جاتا. اسے اب اس کا علاج چاہیے تھا. جیل سے رہا ہونے کے بعد اس نے گردن کے ایک طرف کا ایم آر آئی کروایا تھا مگر برین ایم آر آئی اس نے نہیں کروایا تھا. اپنا درد اس نے ہر جگہ چھپایا تھا. تب اتنی تکلیف ہوتی بھی نہیں تھی. یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑی تھی. 5 سال جہان نے صدیت کے ساتھ گزارے تھے. اب بالآخر وہ اس کا سامنا کرنا چاہتا تھا. ایم آر آئی سے قبل سادہ سے ایکس رے میں سارا معاملہ صاف ہو گیا. اس کو ایکس رے دکھانے سے قبل ڈاکٹر نے پوچھا تھا کبھی تمہیں سر پہ کوئی چوٹ آئی تھی؟ کوئی ایکسیڈنٹ جس میں سر کسی چیز سے ٹکرایا ہو؟ ہاں میری لڑائی ہو گئی تھی کچھ لوگوں سے. انہوں نے میرے سر پہ کوئی تلے کی طرح کی چیز سے مارا تھا جس سے سر سے خون بھی نکلا تھا مگر خون اتنا زیادہ نہیں تھا. آنکھ کے قریب زخم سا ہوا تھا جس سے خون تھوڑا سا نکل کر کنپٹی تک گرا تھا. مجھے افسوس ہے لیکن ساتھ ہی ڈاکٹر نے اس کا ایکس رے سامنے رکھا. شاید جس چیز سے ان لوگوں نے تمہیں مارا تھا اس پہ چھوٹی سی کیل لگی ہوئی تھی. ایک انچ کی کیل جو تمہاری آنکھوں کے قریب گھس گئی تھی. اس نے بے اختیار آنکھ کے قریب چہرے پہ ہاتھ رکھا. وہ ایک آبجیکٹ فورن کے ساتھ پچھلے 5 برس سے رہ رہا تھا اور اسے کبھی پتہ نہیں چل سکا. اب کیا ہوگا اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ماضی کا افسوس کرے یا مستقبل کے لیے فکر مند. اسے واقعی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. ہمیں سرجری کے ذریعے یہ فورن آبجیکٹ ریموو کرنا پڑے گا. مگر ڈاکٹر متعصب سر ہو گیا. آپ بتا دیں جو بھی بتانا چاہتے ہیں میں تیار ہوں. بامشکل اس نے خود کو کمپوز کر لیا. دیکھو میڈیکل ہسٹری میں بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں جس میں لوگ برسوں فورن آبجیکٹ کے ساتھ رہتے ہیں اور انہیں علم بھی نہیں ہوتا. وہ آدمی جس کے گلے کے قریب چاقو کا پھل اور میں مطلب ہے واقعی چاقو کا پھل گھس گیا تھا. 4 برس تک اس کو علم ہی نہ ہو سکا کہ اس کے گلے میں کچھ. اور جرمنی کی ایک عورت 30-35 برس تک اپنے برین میں 8 سینٹی میٹر لمبی پینسل لیے رہی. سرجری سے ایسی بہت سی چیزیں نکالی جاتی رہی ہیں مگر پھر وہ رکا. یہ ننھی سی کیل تمہارے آبجیکٹ نرف کے ساتھ پھنسی ہے. بالکل چند ملی میٹر بھی آگے پیچھے ہوتی تو تم اندھے ہو جاتے. اب اس سرجری کا کم از کم میں رسک نہیں لوں گا. اس کی کامیابی کا چانس کم اور تمہارے اندھے ہونے کا چانس زیادہ ہے. وہ خاموشی سے عادتاً نچلا لب دبائے راتوں سے سنتا گیا. کبھی وہ سوچتا بہت کچھ قسمت ہے کہ وہ بغیر کسی مستقل انجری کے جیل سے باہر آ گیا اور فوج کے لیے ناکارہ نہیں ہوا. مگر وہ غلط تھا. جیل افسران نے اسے پہلے دن کہا تھا کہ کوئی ان کے جیل سے مردہ یا اپاہج ہوئے بغیر نہیں جاتا تھا. وہ ٹھیک کہتے تھے. وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے. پھر میں کیا کروں؟ بہت دیر بعد اس نے پوچھا تو ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا دیا. تم دوسری رائے کے لیے کسی اور کے پاس جا سکتے ہو. باہر چلے جاؤ. جرمنی بہتر رہے گا. یقیناً کوئی مجھ سے اچھا سرجن یہ رسک لینے پہ تیار ہو جائے گا. وہ رات بہت تکلیف دی تھی. ایک طرف یہ سر درد اور اپنا سر پھوٹنا اور دوسری طرف اندھے ہونے کا خدشہ. وہ کس کا انتخاب کرے؟ کیا اس کیل کو سر میں پڑا رہنے دے یا پھر نکلوانے کا خطرہ مول لے؟ اور اگر وہ اندھا ہو گیا یا پاہج تو کیا ہوگا؟ کریئر ختم, ملک کی خدمت ختم, حکومت کا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کی تربیت دلانا ختم, زندگی ختم. صبح وہ سیدھا ریسٹورینٹ آیا. آج پہلی دفعہ اس کا دل کسی کام کے لیے نہیں چاہ رہا تھا. زندگی پہلے بھی یہ بے یقین تھی مگر اب تو مزید بے یقین ہو گئی تھی. کریئر کا ختم ہونا اس کی زندگی کے لیے ختم ہونے کے برابر تھا مگر پھر بھی وہ یہ رسک لے کا خطرہ لیے بغیر بھی کوئی زندگی ہوتی ہے بھلا. جہان بھائی وہ آپ کی دوست آئی تھی رات کو کاؤنٹر پہ. جس وقت بیٹھے لڑکے نے بتایا تو وہ چوکا. حیا کیا کہہ رہی تھی؟ اپنی دوست کے ساتھ آئی تھی. آپ کا پوچھا پھر چلی گئی. کافی دیر بعد دونوں دوبارہ آئی. ان کے شاید کوئی پیچھے لگا تھا. انہوں نے بیک ڈور کا راستہ مانگا. پھر وہ وہیں پینٹری میں بیٹھ رہی. 1:15 بجے وہ پیچھے سے نکل گئی. اور کچھ اور پاشا بیبی آئے تھے. اب کی بار وہ بری طرح چوکا. کیا کہہ رہا تھا وہ؟ آپ کا انتظار کرتے رہے. یہیں دروازے کے پاس کرسی پہ بیٹھے رہے. اچھے موڈ میں نہیں تھے. آپ سے ملنا چاہتے تھے. کیا وہ دونوں لڑکیاں اس کی موجودگی میں آئی تھی؟ بہت دن اپنے مسئلوں میں الجھنے کے بعد آج اسے پھر سے حیا کی فکر ہو رہی تھی. جی وہ دونوں دروازے کے پاس کھڑی باتیں کریں تھی. وہ ساتھ ہی بیٹھے تھے. انہوں نے چہرے کے آگے اخبار رکھا تھا. مجھے خبر نہیں تھی کہ وہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا. جب وہ دونوں دوسری طرف آئیں تب تک وہ جا چکے تھے. اچھا. وہ مطمئن ہو کر اندر چلا گیا. پاشا نے حیا کو دیکھ بھی لیا ہو تب بھی وہ ہرگز نہیں جان سکتا تھا کہ وہ جان کی بیوی ہے. اسے جاننا بھی نہیں چاہیے تھا. کمزوریوں کو کیسے پکڑا جاتا ہے جہان سے بہتر کون جان سکتا تھا. اس لیے اس کی کمزوری پکڑے کوئی نہیں چاہتا تھا. بس اب
वो जल्द अज जल्द हया को यहाँ से भेज देगा। इस्तांबुल गैर महफूज था, कम से कम इसकी फैमिली के लिए, मगर इसे वापस भेजने से कब जरूरी था कि वो अपना पजल बॉक्स खोले। और लॉकर भी वहां मौजूद गार्ड को इसने हिदायत दे दी थी, जब भी कोई 9 नंबर का लॉकर खोलने आएगा गार्ड इसको एक नंबर पे मैसेज कर दे। चंद पैसे लेकर गार्ड इस काम के लिए राजी हो गया था, और अभी तक लॉकर खोलने के लिए कोई नहीं आया था। जब वो दोबारा ब्यूगदा आया तो उसने अपना अलमारी चेक की, इसमें पजल बॉक्स नहीं था। वो आयशा ने रख लिया था या हया वो वापस तक पहुंच गया था, ये पूछने के लिए इसने भारे को बुलाया। वो सर झुकाए ऊपर आई और साफ साफ बता दिया कि पजल बॉक्स उसने हया को दे दिया। चंदा में वो कुछ नहीं कह सका, इसका अंदाजा ठीक था। भारे को आयशा से राज नहीं रख सकती थी, लेकिन इसने सबसे पहले आयशा गुल को बताया हुआ। इसने भारे पे गुस्सा नहीं किया, गुस्से वाली बात थी ही नहीं। वो इसके सामने पंजे के बल बैठा और उससे अपने राज के बारे में पूछने लगा। फिर तो मुझे तुम्हारे दूसरे वादे का भी एतबार नहीं करना चाहिए, और अब तो उसे इस वादे की पहले से भी ज्यादा जरूरत थी। वो इस पाक स्पाई को जनाजा नहीं दे सका था जिसको इसके अब्बा के साथ दफनाया था, मगर शायद बाहरे उसको जनाजा दे सके। ये अलग बात थी कि कवर ब्लो होने पे सब लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं, मगर बाहरे में जर्दी कि ऐसा नहीं होगा। पूरा लार बल्कि पूरा तुर्की तुम्हें छोड़ दे, मगर बाहरे गुल तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। मगर बाहरे गुल के चेहरे पर शदीद गुस्सा उमड़ आया जब जहान ने बाहरे की नई दोस्त का जिक्र किया। वो हया को बहुत पसंद करती थी, मगर अब्दुल रहमान इसमें दिलचस्पी रखता था। ये बात इसको पसंद नहीं थी। वो अपनी कजन को पसंद करती है, और इसका कजन बहुत हैंडसम है। इसने अपने अब्दुल रहमान को मुकाबले का एहसास दिलाया। बाहर ने हया का कजन कहाँ देखा, ये वो बाद में आयशा से पूछेगा, लेकिन अभी इसने अब्दुल रहमान के मुतालिक हया की राय जाननी चाहिए। तो वो फर्म बोली, ये सच है कि इसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो बाहर के सामने से उठ गया। वो ज्यादा देर रुकेगा तो बाहर समझेगी कि अब्दुल रहमान ने उसे माफ कर दिया है, जबकि वो आयशा की तरह से भी ये तासुर देना चाहता था कि आपकी इतनी जल्दी बुलाने वालों में से नहीं। तब बाहर ने से पहली लिखने वाली की बाबत पूछा। वो जरा चौंका, फिर लालमी जाहिर की, मगर इसकी अगली बात ने जान को वाकईतन चौंकाया। इसने फिर नजरअंदाज कर दिया कि जो बॉक्स इसने बाहर को दिया था और वो जो हया को दिया था, दोनों की पहलियों की लिखाई का अंदाज एक सा था, जबकि एक अब्दुल रहमान ने दिया था और दूसरा मेजर अहमद ने। दोनों ने एक सा नहीं होना था। हया ने महसूस कर लिया तो आयशा ने भी कर लिया होगा। अब्दुल रहमान का असल तारुफ मेजर अहमद आयशा को नहीं बताना था। आयशा शाम में वो आयशा के पास बिलखुसूस इस मकसद से आया था, मगर हया ने इसके सामने किसी मेजर का तस्करा नहीं किया था। वो मुतमिन हो गया। फिर ख्याल आने पर पूछा, बाहर कह रही थी हया का कथन काफी हैंडसम है, तुम तो इस दफा इसे साथ नहीं लाई थी जब मैं हया से मिलने आया था। फिर इसे कैसे पता चला? आयशा का चेहरा खिफत से गुलाबी पड़ गया। नहीं, वो दरअसल हया ने इससे कहा था कि इसकी शादी अपने कजन से हो चुकी। तो बाहर बार बार मुझसे पूछ रही थी कि इसका कजन कैसा है। मैंने कह दिया बहुत अच्छा है, जो सच था वही कहा। वो गड़बड़ाकर सर झुकाकर लकड़ी छेदने लगी। थैंक यू आयशा, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं कभी तुमसे कोई और फेवर मांगू तो क्या तुम दोगी? बिना किसी तासुर के संजीदगी से पूछा। आयशा ने सिर उठाकर उसे देखा। चंदा में देखती रही, फिर गर्दन अस्पात में हिलाती। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, हालांकि तुम्हें करना चाहिए। फिर जैसे वो कुछ कहते कहती रुक गई और सर चटक कर दोबारा से काम करने लगी। वो किरण मोतियों के बारे में पूछना चाहती थी, मगर क्या फायदा। फिर एक रोज इसने हया को मिर्ज अहमद से फोन भी कर लिया। इसकी बातों से उसे नहीं लगा कि वो बॉक्स के अब्दुल रहमान की तरफ से होने के बारे में जान चुकी है। उस रोज वो जरा झुंझलाई थी, शायद वो तंग आ गई थी। खैर चलो, जल्द या बदेर ये खेल खत्म होने वाला था।